एक के हमराज हूँ और बात कहने की दिशा में एक नया आवाज़ हूँ। दिल कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज़ हूँ, इस देश की आवाज़ हूँ। वेलकम बैक टू द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट एंड लेके आई हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड और नया मेहमान। जी हाँ दोस्तों, आज जिन मेहमान से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ वो संकल्प एनजीओ के डायरेक्टर हैं एंड सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो उनसे मिलवाने से पहले मैं आपकी ज़ोरदार तालियां चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल मैम आपका। थैंक यू। जी मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो संकल्प एनजीओ है आपका, इसकी सोच कब बनी? अगर मैं कहूँ कि इसकी सोच कभी बनी ही नहीं, सच बात तो ये है कि ये तो जैसे मतलब यूं ही बस परिस्थितिवश बन गया, नहीं तो बनने का कोई कभी सोचा भी नहीं। और अगर मैं आज से 32 साल पहले कहूँ तो एनजीओज़ की ऐसी कोई बाढ़ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एनजीओज़ थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एनजीओ क्या है। सच में कहूँ तो मुझे बहुत बाद तक नहीं पता था, जब मेरी संस्था बन भी गई मुझे नहीं पता था इसको एनजीओ भी कहते हैं। एनजीओ मेरे हिसाब से कि सामाजिक संस्था है और गैर सरकारी संगठन जैसे शब्द से भी मैं बिल्कुल गाफिल थी। शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, शुरुआत की ऐसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पर फिर भी आपको बताती हूँ कि मेरा घर ऐसी जगह पे है कि जहाँ से उस रोड को क्रॉस करना ही पड़ता है जहाँ बाज़ार है, जो कबाड़ी बाज़ार है मेरठ में, उसी क्रॉस करने को हमें स्कूलिंग के लिए जो जाना है उसी से जाना है। तो तब इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस होते नहीं थे, बहुत लिमिटेड थे सरकारी स्कूल्स थे। तो एक ही मात्र इंटर कॉलेज अगर हमारे एरिया में थे तो उसी में जाना है, ये नहीं कि हम किसी दूसरे एरिया में जाने लगेंगे। उसमें जाने के समय जैसे ही मतलब एडमिशन के साथ साथ, क्योंकि तब एडमिशन ही बहुत जल्दी नहीं होते थे कि 2-2.5 साल के बच्चे के हो गए और उसको मार ठोक के भेज दिया स्कूल, ये तो 5-6 साल के हो गए। और एक परंपरा थी कि ऐसे कान पकड़ के देखो तो हो गए तुम स्कूल जाने लायक, अगर पीछे से पकड़ लोगे तो स्कूल जाने लायक हो गए। तो थोड़ी समझ थी, तो घर से पहले दिन से ये हिदायतें थी कि जब बाज़ार से निकलो बेटा तो ऊपर मत देखना। सुनते सुनते 1-2 साल बीत गए, क्यों नहीं देखना क्यों नहीं देखना, सवाल पूछते कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़े से बड़े हो गए तो फिर हम पूछा क्यों इतने साल हो गए ये कहते कहते, और उतना ज़्यादा मैं देख रही थी, जितना ज़्यादा वो मुझे मना करते थे उतना ज़्यादा मैं देख रही थी। आपके पेरेंट्स मना करते थे? हाँ, सभी के करते। उस एरिया में जो आसपास के मोहल्ले हैं उसमें सभी पेरेंट्स मना करते हैं, ऊपर नहीं देखना, सीधे जाओ सीधे आ जाओ, जब कबाड़ी बाज़ार से गुजरो तो ऊपर मत देखना। वो उत्सुकता जो बनी रही बराबर। फिर हमने एक दिन अपनी मदर को पूछा भी क्यों ना देखें, बराबर ये कहती रहती हूँ हमेशा। तो उन्होंने कहा बेटा वो ख़राब औरतें रहती हैं। क्यों हैं वो ख़राब? अब मेरा शुरू से बहुत सवाल जवाब का स्वभाव रहा कि मैं जब तक बात को समझ ना लूँ पूछती रहती थी। तो मैंने पूछा कि क्यों हैं ख़राब औरतें? उन्होंने कहा कि अब मैं तुझे क्या बताऊँ, वो नाचती गाती हैं। तो वो दौर भी नाचने गाने का था। मैंने कहा नाचते गाते तो हम सब भी हैं, कोई फंक्शन हो, घर में शादी हो, कुछ भी हो, तो पहला है गाने गाने का काम और नाचने का काम। तो उन्होंने कहा मेरे बस की तेरे से बहस करनी नहीं है, बस वो ख़राब औरतें हैं तो ऊपर नहीं देखना, बस ये है। लेकिन बराबर देखते रहे। और शायद ये भी है कि ऊपर वाले ने तय करके भेजा था कि तुम्हें वहीं काम करना है, वहीं जाना है, और वहीं सब सारी मतलब सिमट के रह जाएंगे उसी जगह पे। तो फिर कोई, मैं तब 8th क्लास में इसी तरह से इसी झंझावात के साथ आ गई। और 8th क्लास के मैं मेरे साथ कोई लड़की पढ़ती थी। एक दिन अचानक मुझे उस बाज़ार से निकलते हुए वो जीने से उतरती दिखी। वो भी उसकी चूँकि खटखट की आवाज़ आई, बैसाखी से चलती थी। तो मैंने उसको देखा और वो देखने के बाद उसने भी मुझे देखा शायद, तो पलट गई, वापस मुड़ गई और ऊपर चली गई। तो मेरे मन में एक अजीब सा झंझावात था कि जैसे ये आएगी मैं पूछूंगी, वहाँ तो ख़राब औरतें रहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो नहीं आई 2-3 दिन, वो भी शायद मुझसे बच रही थी। पर फिर जिस दिन भी आई मैंने उसको कस के पकड़ा, बताओ मुझे, वो तो ख़राब औरतें हैं, तुम क्यों वहाँ? तो उसने अपनी शायद उम्र से बड़ा मुझे जवाब दिया, जो मुझे अब समझ आता है, तब नहीं आया था। तो उसने कहा कि उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई, मतलब मेरे ये अच्छी बात नहीं है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, लेकिन वो मेरे बस में नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं बदसूरत और पैरों से लंगड़ी पैदा हुई हूँ, मतलब पोलियो था उसको।
ऐसे तो कोई भी खुश नहीं होता कि भाई मैं बदसूरत हूँ और मेरा पैर खराब हो। तो उसने कहा बस मैंने कहा तुझे क्यों अच्छा लगता है ये कि मैं मेरा भाग्य ही अच्छा। तो उसने कहा कि मैं फिर जो प्रोफेशन वहाँ है, जो मतलब वहाँ कामकाज होता है, जो व्यापार वहाँ होता है, उसके लायक मैं नहीं हूँ। ओके। जितना उसने मुझे सिंपली समझाने की कोशिश की, उसके लायक मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत पूछा क्या व्यापार होता है, तो उसने कुछ नहीं जवाब दिया मुझे कि वो तुम छोड़ो। और उसके बाद उसने कभी मुझसे स्कूल में बात नहीं की, कभी भी मिलते रहे। मेरी दोस्त तो वो कभी भी नहीं थी, तो थोड़ा बैक बेंचर भी थी, लेकिन उसने फिर मुझे कभी जवाब इसका दिया नहीं। ऐसे ही समय गुजरा और बहुत अर्ली एज में हमारी शादी हुई। मैं 16 साल की भी नहीं थी, तो शादी हो गई। शादी के बाद भी एक फिर से कुछ समय भूल पड़ती थी, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। और शादी के बाद मेरा बेटा था छोटा सा गोद में, तो हमारे पड़ोस में कोई महिला रहने आई और बच्चे को खिला रही थी, निला धुला रही थी, उसकी मालिश वालिश कर रही थी। तो इतनी छोटी थी मैं कि मेरे लिए ये सब बहुत बर्डन था। तो मुझे मुक्ति मिल गई कि ये तो सब कर रही है, पैसा भी नहीं ले रही, तो अच्छे से वो खिलाती थी सारा दिन। फिर थोड़ा सा अपनापा हुआ। उसने फिर एक दिन मुझे बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और मुझे पापा की रंजिश में किसी ने बेच दिया जब मैं 6-7 साल की थी। और फिर मैं कभी अपने घर लौट के नहीं गई, मैं वहीं रही, वहीं मैंने धंधे में लग गई। और फिर कोई जब मैं ऐसे ये उम्र भी हो गई मेरी, जब मुझे मिली वो शायद 35-36 साल की रही हूँ, लेकिन बेहद खूबसूरत औरत थी। तो कि मुझे मेरे पास एक कस्टमर आए, वो तो मुझे नहीं पहचान सके पर मैं उनको पहचान गई थी। मैंने उनको कहा, वो मेरे गांव के थे, और मैंने उनसे कहा कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब चाचा जी कह के मैंने बुलाया गाँव नाते से, और कहा कि उनकी बेटी, अपने फादर का बताया। तो थोड़े से सवाल जवाब के बाद वो मान गए कि हाँ भाई ये उन्हीं की बेटी है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक है, मैं निकाल दूंगा किसी दिन, लेकिन अब जिसके लिए पैसा दिया देह धर्म अलग है। उनके लिए चाचा जी कहना और ये सब इसका कोई मायना नहीं, इसका कोई मतलब मायना नहीं था। उन्होंने फिर उसको एक दिन निकाल दिया वहाँ से, और सब चीज़ जेवर सब लेके आना, जो भी कुछ हो, और जो तुम्हारी और लड़कियां भी हैं उनका भी सब ले आना रात को, और सुबह 4 बजे निकलना, क्योंकि 4 बजे वहाँ थोड़ा सोता होता है, नहीं उससे पहले तो सब बाजार जागा होता वो। वो सुबह निकल आई इनके साथ, और वो यहाँ मेरठ ले आए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ थी और रिटायरमेंट के नज़दीक थे। वो यहाँ ले आए, यहाँ लाके कुछ समय रखा, 5-6 महीने, और जो भी जेवर था पैसा था सब ले लिया, कुछ नहीं उसके पास बाकी था। तो उसके बाद वो छोड़ के गए तो लौटे नहीं कभी, ना उसके घर ले गए ना कहीं नहीं ले गए। फिर एक और भी, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रशिक्षित लोग हैं कि जो लड़कियों को फंसा के लाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके इर्द गिर्द जो भी होगा, वो मौके की तलाश वाले लोग होते हैं, जिनको जब मौका मिला वो तब आपको पे झपट्टा मार सकते हैं। ऐसे ही कोई बंदा उसको मिला पड़ोस का, और उसने कहा वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया, चलो मैं तुमसे शादी करूँगा, पर यहाँ नहीं रख सकता, मैं यहाँ से थोड़ा अलग लेके किराए पे ले लूँगा, वहाँ रखूँगा। और उसने तब तक हमारे यहाँ रखा पड़ोस में, लेकिन वो भी आता नहीं था। कई बार मैंने पूछा, मैंने कहा कभी आता तो देखा नहीं है। बोली हाँ इसीलिए तो मैं अब घरों में बर्तन मांजती हूँ, किसी का खाना भी बनाती थी, तो मैं किराया भी दे देती हूँ, आता वाता नहीं है, वो भी ऐसे ही ले आया था। थोड़ा समय बीता, फिर उसने मुझे एक दिन एक सवाल रख दिया मेरे सामने कि, और देखिए उस समय मेरी मुश्किल से 18 साल भी उम्र नहीं थी, हाँ, और 2 बच्चे थे मेरे पास। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे घर में मिलवा सकती हो। वो बहुत दूर दराज की बात कर रही। मैंने कहा भाई पूछूंगी मैं घर में, मैं कैसे मिलवा सकती हूँ। घर में बात हुई, मेरे हस्बैंड से बात, वो भी कौन सा उम्र के थे, वो भी बच्चे, तो कोई चलनी चलानी थी नहीं हमारी, लेकिन थोड़ा सा जिद विद पकड़ के एक बार मिलवा दो, एक बार ये अपने घर चली जाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे घर वाले बेचारे थे, इससे छूटा है पीछा, तो ये तो अब पता लग गया था सबको कि कौन औरत है और क्या था। हाँ, हम उसे लेके गए वहाँ उसके घर, बहुत बात हुई। उसके बाद में उसके 2 भाई भी पैदा हुए जो टीनेजर थे और बड़े खूबसूरत से बच्चे थे, लंबे चौड़े बाप की तरह। तो बहुत रोते धोते रहे, माँ भी बाप भी, भाइयों को नहीं बताया गया ये कौन है। और फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि देखिए जी सारी बात तो ठीक है पर हम रख नहीं सकते। मैंने कहा बेटी आपकी, मेरी समझ भी इतनी नहीं थी, बेटी आपकी आप क्यों नहीं रख सकते। बोले नहीं जी हम समाज को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा खुद थोड़ी भाग गई थी भाई, अगर भाग गई होती तो चलो हम समझ रहे हैं कि आपको शर्म आ रही है, लेकिन ये तो 6-7 साल की बच्ची को उठा लिया गया।
बोला नहीं, हम नहीं रख सकते, और मुंह फेर के चले गए। हाँ। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था, बात यही नहीं ख़त्म होती है। हमारे लिए तो वो महाभारत हो गई थी बिल्कुल, और इतनी बहस चली पूरे रास्ते, पूरे घर पे आके रात भर कि ये इससे कोई मतलब नहीं रखना है, इसे समझाओ, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। और सबका टारगेट मैं थी कि भाई ये इसकी वजह से तो हुआ है सब, जो हमारी इंसल्ट हुई यहाँ तक आने में, उन्होंने रखा नहीं और हम पैसा खर्च करके आए, इतने लोग आए। तो वो किसी समय निकल गई घर से बिना बताए। बिना बताए, क्योंकि इतनी बहस हो रही थी घर में, इतना शोर शराबा मच रहा था कि वो चली गई। और मुझे भी लगा कि एक मुझे सुकून मिला, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, गई तो अब मेरा झंझट खत्म। झंझट खत्म। हाँ, समय बीत रहा था ऐसे ही। वो फिर आती है लगभग 1 साल बाद, और भाई दूज के दिन। उस दिन आके बड़ा सजी धजी सी थी, फल वल लाई, मिठाई उठाई लाई, और आके मुझसे कहा, मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी कि मुझे गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको टीका करूँगी, और अपने भाइयों को तो नहीं कर सकी, पर इसे मैं आज से भाई मान रही हूँ। मैंने कहा पहले बताओ, पता नहीं कितनी अकल थी मुझे या नहीं थी, क्यों ऐसा किया मैंने कहा मुझे पहले ही बताओ कहाँ हो थी तुम अब तक, और अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम इतने अच्छे कपड़े पहन रही हो, ज्वेलरी पहन रही हो, कहाँ से आई? तो उसने कहा देखो तुम्हारे समाज ने नहीं रखा, मेरे माँ बाप ने जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने नहीं रखा, तो मैं जहाँ थी वहाँ चली गई उसी को। हाँ, अब मुझे सवाल मत करना। तो मैंने उसको मना कर दिया, तो फिर तो मैं भाई बच्चा भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उनसे कहीं ज़्यादा तो अपने सामाजिक चीज़ों की चिंता थी। मेरे देवर थे, ननद थी, कि इनकी शादियां कैसे होंगी। मुझे इतना डराया गया इतनी कम उम्र में, इनकी शादी नहीं होने की है, कि ये घर, ये कैसी औरत है ख़राब यहाँ रह रही है, मतलब उसी भाषा में कहा गया। तो मैं नहीं करूँगी। मगर वो चली गई, थोड़ा उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे मुझे, और जब दरवाजे से वो पलटी तो मुझे लगा कि जैसे कितनी शिकायतें वो मुझसे कर रही है, कि और मुझे एक पल देखती रही और पलट के चली गई। फिर मुझे मतलब मैं वो सीन कभी नहीं भूलती, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एकदम से किसी ने दिल निकाल लिया अलग से, और मैं सांस लेना मुझे मुश्किल हो रहा है। फिर मैंने हिम्मत जुटाई खुद को, और लेकिन एक जो फांस जैसे गड़ जाती है वो रही मन में। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी ने मुझसे सवाल किया कि भाई इसने तो वापस भेज दिया, अब कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा, मेरी सोच उस समय तक इतनी थी केवल कबाड़ी बाजार मेरठ में ही है एक रेड लाइट एरिया, और कहीं नहीं है। इतनी ना तो इस सब चीज़ों पे बात होती थी उस ज़माने में, ना कोई पता लगता था। बड़ी मुश्किल से कबाड़ी बाजार के बारे में भी हमको समझ में आई बहुत बाद में। अब उसका आना जाना कुछ नहीं था। फिर हमारे देवर की भी शादी हो गई, दोनों की, तीनों की, और ननद की भी हो गई। यानी एक तरह से हम फारिग हो गए, और 10-12 साल बीत गए। इस बीच मेरे सास ससुर की भी डेथ हो गई। फिर मैं एक दिन अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मैं एक बार ढूंढूं उसे। ससुर जी को नहीं, हस्बैंड को, वो तो गुजर गए थे ससुर तो हमारे। तो ढूंढ लो, और वहाँ से अगर पिट के आओ तो मुझे मत कहना, मेरे से कहना मैं जाऊँ भी नहीं, कुछ भी हो जाए। चलो गए, हर दरवाजे पे मिला, धक्के मुक्के गालियाँ सब खाई वहाँ जाने में। लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं, मैं जाती रही। मैंने कहा सिर्फ उसमें कि वो मुझे कहीं तो दिखेगी, और दिखेगी तो मैं माफ़ी मांग के उसे ले आऊँगी घर। आपके घर की दूरी और वहाँ तक बहुत जाने पास थी, बहुत पास थी, बस एक आड़ी सड़क समझ लो बीच में। फिर नहीं मिली वो, और मुझे इतनी लताड़ पड़ने लगी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रुकूं कि चली जाऊं। मतलब जो वो लोग थे, हाँ, वो मुझे क्यों चाहेंगे। बहुत सी मुझे अच्छे से समझाती, बेटा तुम अच्छे घर की लग रही हो, यहाँ क्यों आती हो, ये तो खराब औरतें हैं। बहुत सी कहती कि तुझे भी यहीं बिठाएंगे एक दिन, देख। वो एज भी नहीं थी, मैं 27-28 साल की उम्र में थी उस समय। फिर मतलब थोड़ा ठीक ठाक भी थी, इतना भी नहीं कि बदसूरत हो। तो लेकिन पता नहीं पीछे मुड़ने का कोई मौका ही नहीं आया। इस बीच क्या होता है कि मुझे एक समझ आई कि मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। ये घूमते रहते हैं पूरा दिन, छोटे छोटे बच्चे, तो मैं इनको पढ़ाऊँगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया, तो शर्त उन्होंने ये रखी कि जिसका बच्चा है वो उसी जगह पढ़ाऊँगी। तो इतना स्पेस था उनके पास में? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ कहीं भी लेके बैठ जाऊँगी, स्पेस ही क्या है। तो मेरे कौन सा पढ़ाना था मुझे, मेरा तो दिमाग में ही कहीं पढ़ाने जैसी चीज़ नहीं है। मैं किसी को पढ़ा सकूँ, ढूंढना उनको था। हाँ, उसको ढूंढना था। अब उसके बाद में वो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी, उसने एक सवाल जब कहा कि जिसका बच्चा वहीं पढ़ाओगी, वो एक बिजनेस ट्रैवलर है कि नहीं, दूसरे की सूचना मेरे तक नहीं आया और मेरी दूसरे तक ना जाए।
तो मेरे लिए तो और अच्छा हो गया, इस बहाने में सब कोठों पे जा सकूंगी। मैंने हर किसी पे जाना शुरू किया। एक बच्चा हो एक को पढ़ाती, घंटों लगाती, 2 हो तो 2। जो पढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कतई भी। अपने भी बच्चे नहीं पढ़ाए कभी, तो पढ़ा कब तक ऐसे पढ़ाती रहूँगी। फिर इस बीच में 2 साल बीत चुके थे और काफ़ी मुश्किलें भी हो रही थी। तब मुझे हमारे एक मतलब रिश्ते में लगते थे, ससुर जैसा रिश्ता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा कब तक ऐसे करती रहेगी, तू ऐसा कह रही, एक संस्था रजिस्टर करा। अब ये बड़ा और भी भारी भरकम सवाल। मैंने कहा वो कैसे होगी? बोले वो मैं करा के दूंगा, घबरा मत, वो मैं सब करा के दूंगा। और फिर तेरे पास मैं कुछ विजिटिंग कार्ड तेरे छपवाऊँगा, कहीं दिक्कत आती है तो उसको दिखा देना कि मेरी NGO है। अच्छा भी, चलो। उन्होंने रजिस्टर कराई और उन्होंने सब नाम लिखे, जो भी कोई लिखा होगा, और इस तरह संस्था संकल्प का नींव पड़ गई। नहीं बनी। और मैं कुछ कार्ड भी मुझे छपवा के दिए कि कहीं कोई दिक्कत आए तो दिखा देना कि ये। फिर ये जर्नी ऐसी शुरू हुई कि मैंने एक दिन, एक लड़की ने मुझे कहा, तब होगी वो भी लगभग मेरी उम्र की, जो उस समय। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ ब्रीफ कर दूं आपको कि संकल्प वाक्य में क्या काम करता है। एक्चुअली संकल्प तो किसी और के लिए बना ही नहीं था, संकल्प तो बना ही नहीं था, क्योंकि वो तो केवल मेरे सोच में वो महिला थी। और किसी ने मुझे ये देने के लिए कि सुरक्षित करने के लिए ये NGO का गठन किया। कोई दिमाग में ये नहीं था उसके बायलॉज में क्या लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। मैं केवल ये था, उन्होंने कहा संकल्प है तेरा, और इसे जब तक निभाना चाहती है संकल्प को निभाती रहे, जब तक मैं हूँ मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। चलो वो भी हो गया। अभी तो देखिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी इसमें, कुछ समझी, मैं अगर कहूँ कि ना तो परिवार का विरोध हो रहा था, थोड़ा सा मायके ने विरोध किया कि कुछ समय मुझसे संपर्क टूटा उनका, लेकिन मुझे वो फर्क नहीं पड़ा, टूट जाए तो टूट जाए। और ना ही मुझे कभी सोसाइटी में ऐसा कुछ ऐसे भर्त्सना मिली कि मुझे कोई कहाँ जाती है। और मैं अभी रिसेंट में हुई घटना में कल अभी रास्ते में बच्चों को बताती आ रही थी कि जिस दिन मैं पहली बार गई, उस दिन वहाँ मेरे पड़ोस में रिक्शा चलाने वाला एक रिक्शा, मतलब रहता कहाँ था मुझे नहीं मालूम, वो रिक्शा वाला खड़ा था वहाँ। मैं उसे देख के एक बार सकपकाई कि ये तो वहाँ पे रहता है, और अगर मुझे देखेगा तो मतलब सबको बताएगा, गांव की बात है। लेकिन फिर मैंने दिमाग से वो भी निकल गया मेरे, ये देख रहा, देख, जाना ही है मुझे तो पहले कदम पे। और कल जब वो मेरे यहाँ कुछ सामान लेके आया, मेरे जानवरों का चारा वारा लेके आया था, तो अक्सर रहा था। इन 32 सालों में मैंने कभी उससे बात नहीं की। हम बूढ़े हो गए सामने, वो हमारे सामने बूढ़ा हो गया, कभी हमारे बीच में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन कल मैंने उसे रोक के कहा, तू यहाँ बैठ, तेरा नाम क्या है? पहली बार मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया अपना नाम। फिर मैंने कहा, तू मुझे जानता है? ये कैसी बात कर रही हो, कब से तुम्हारे यहाँ ये सब लेके आ रहा हूँ मैं, और यहीं तो चलाता हूँ रिक्शा, कहीं और थोड़ी। तो मैंने कहा कुछ और भी याद है? तो वो चुप हो गया ऐसे करके। मैंने कहा तुझे याद है कि मैं एक बार वहाँ जा रही थी और तू वहाँ खड़ा था? उसने कहा जी याद है। मैंने कहा उस समय मैं तेरे से डर गई थी कि तू पता नहीं क्या कहेगा। तो बोला नहीं, पता नहीं, मुझे ये तो ध्यान नहीं कि मैंने क्यों आपको कुछ नहीं कहा, पर अब तो आपका नाम है, मैं ही आपसे डरता हूँ। ऐसे कल वो मुझे कह के गया। तो मतलब ऐसा भी मिला कि कोई किसी ने कभी अपोज किया ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे ये कह रहा है क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, घर वाले कह रहे हैं हाँ मत जाओ। और इवन मैं मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जब मैंने खुद को अपने आप को अप्रिशिएट महसूस किया कि जब एक सज्जन जिनके मतलब बच्चे तो जानते हैं, मैं इस पर नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैडम जी, वो मुझे ऐसे ही करके बोलते हैं, एक दिन तो आपके साथ एक पॉडकास्ट में चलेंगे। और वो खुर्राट आदमी, दुनिया भर के बारे में बकवास करने वाले आदमी, कैसे? मैंने कहा नहीं, आप वहाँ क्या करेंगे? बोले ना, मैंने जाऊँगा, मुझे बता दियो एक दिन, मैं साथ चलूँगा। और वो उन्होंने बड़ी दबंगई से मेरे साथ रेस्क्यू किया। उन्हीं की वजह से मैं 3 बच्चियाँ बचा चुकी। तब मुझे लगा पहली बार इतने बरसों बाद, ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं, 4-5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब मुझे पहली बार ये लगा कि कुछ तो लोगों ने सोचा होगा कि मैं कुछ बुरा काम नहीं कर रही। राइट। यहाँ पे तो वरना मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। एक तो मैंने किसी को मुड़ के नहीं देखा, कोई मुझे अगर पीछे कहा भी हो किसी ने तो मैंने मुड़ के देखा नहीं। कह दो जो जिसे कहना है। जब तुम इतनी सारी औरतों को कह रहे हो, अगर मुझे भी कह रहे हो, तो वैसे किसी ने कहा नहीं कभी, मतलब कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं। लोग आपको पूछते कभी हैं, डर नहीं लगा ऐसा कि
मतलब खुद भी एक वो हिचक होती है मन में कि मैं उस एरिया में जा रही हूँ जिस एरिया में लोग वो सुनना पहली पसंद नहीं हिचक थी करते। बस, जब वो रिक्शे वाला दिखा। हम्म, जैसे ही पहली सीढ़ी पे पैर रखा, उसके बाद कभी हिचक नहीं हुई, हिचक नहीं। कभी नहीं। फिर वो अक्सर मिलता है मुझे रिक्शे वाला, मैं कभी उसको देखा भी नहीं। और मैं बता रही हूँ ना कि मैं 32 साल बाद उससे कल बात कर रही हूँ, तो कभी नहीं मुझे लगा। और अक्सर मेरे घर आता रहा भाई, वो हमारे यहाँ जानवरों का चारा वारा लेके रात वातब लेके आता है, तो मैंने कभी नहीं उसको। एक पॉडकास्ट में सुन रही थी मैं आपकी, एक बिंदिया वाली, क्या कहानी है वो? क्योंकि उसको मैं पूरा पॉडकास्ट देखा मैंने आपका, मैं भूल गई थी चीज़ों को। ये बिंदिया तो मैं क्या कहूँ, मुझे थोड़ा, मैं इसमें इमोशनल हो जाती हूँ। बिंदिया वो महिला थी कि मतलब बच्ची से लेकर और उसके बड़े होने तक और मरने तक की मैं साक्षी हूँ उस हालत में कि जब वो 14 साल की बच्ची की न थुथराई हुई और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकी। कोई पूछता नहीं है कि कानून क्या है, कौन सी चीज़ है, 14 साल के बच्चे को आप किस में डाल रहे हो, जबकि वो भी शर्म की श्रेणी में आता है, आप उसे नहीं देख रहे। और तिल तिल करके वो इतना, मतलब जब वो मरती है ना जिस समय, और उसने मुझे कहा कि मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलवा दो, मैं शायद उसको बता नहीं सकूँगी आपको कि वो उस समय HIV पॉजिटिव थी। और उसने किसी से ये कह के मुझे बुलाया, मुझे नहीं पता था ये महिला कहाँ से, क्योंकि बच्चा देखी, ध्यान नहीं दिया क्या हुआ क्या नहीं, कब वो धंधे में लगी मुझे नहीं पता लगा। वो एक अथाह समुद्र है, उसमें हर किसी को चिन्ह करना आसान नहीं है कि हर किसी को आप रोज़ पहचान सकें। तो तब मैंने देखा कि वो पड़ी रहती है, मैंने सोचा कोई भिखारी है नीचे सामने पटरी पे, वहाँ तो उसके लिए कोई जगह नहीं रही थी। ऐसे किसी दुकानदार के सामने, कभी सर्दी हो गई तो भट्टी से लग के, और वो पड़ी रही। उसने मुझसे कहा किसी से कहा कि लाल बालों वाली मैडम को बुलवा दो एक बार। मुझे मेरी वो दुकानदार के ज़रिए मेरी किसी वॉलंटियर के पास आई वो बात, उसने मुझे कहा कि वो आपको बुला रही है। मैंने कहा वो है कौन? कि शायद वो ऊपर की कोई महिला है। मैंने कहा उसे तो हम रोज़ ही देखते हैं, लगभग उधर से निकलते हैं, मिल लो एक बार। आखिरी समय मैं गई उसके बाद, और घिसट के चल रही थी उस समय, और इतना बदशक्ल और उसकी ख़राब स्थिति थी, शायद सालों से कोई कपड़ा उसने बदला नहीं था जो पहन रही है। झीने हो रहे थे वो बिल्कुल, वो एक ऐसी पेटीकोट जैसी कोई चीज़, और ऊपर एक यूं कुर्ती सी, या किसी ने दे दिया फुल बाजू की कमीज़ सी, ऐसे कुछ पहने हुए। और बस बाल, मुझे नहीं लगता कि वर्षों से शायद उनमें कभी कंघी तो निकलना बहुत दूर की बात है, तेल भी डाला हो या वो नहाई भी हो। मैंने दुकानदार से पूछा कि भाई ये है कौन? बोले आप ही बात कर लो, आपको ही बुला रही है, और मैंने ही खबर भेजी थी आप तक। मैं उसके पास बैठ गई ऐसे नीचे, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझसे दूर रहो, मुझे तो बहुत बुरा रोग लग रहा है, तुम्हें भी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, छूने से कुछ नहीं होता, तो मुझे बताओ क्या है। मेरी बेटी वहाँ है, उसे मुझे दिखा दो एक बार। मैंने कहा तो तुम्हारी बेटी खुद आके मिल सकती थी जब तुम यहाँ हो। वो उसे नहीं पता। अच्छा, उसे पता ही नहीं ना, उसे नहीं पता कि मैं उसकी माँ हूँ। और अब तो उसे धंधे में लगा दिया गया। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे पहचानूंगी भाई, वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं किसी को भी कहूँगी मालकिन मुझे बेवकूफ़ बनाएगी, किसी भी लड़की को सामने कर देगी, तुझे कैसे संतुष्टि होगी अगर तू उसे जानती है? तो उसने कहा एक पहचान है उसकी, वो ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनती है, चाहे वो उसकी छोटी छोटी ये कपड़े हों नीचे के ऊपर के कुछ, तो वो सफ़ेद ही लेती है। चलो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, इस बीच ना मैं, अगर मुझे जरा सा ये पता हो कि ये वहीं की महिला है, तो मैं शायद वहाँ बात ना करती, क्योंकि सैकड़ों निगाहें उस समय मेरे ऊपर थी जब मुझसे बात कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि आज नहीं जाऊँगी मैं, तेरी बेटी को नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा मगर फिर कभी ना जा पाओगी, क्योंकि मेरे पास आज ही का टाइम है, मैं नहीं, मतलब मेरे पास समय नहीं है, मिलवा दो। और उसने जो मुझे हाथ जोड़े ना, मुझे अंदर तक ऐसे हो गया। फिर मैं गई ऊपर, तो स्वाभाविक तौर पर वो उसकी बेटी भी देख रही थी मुझे, वो ऐसे खड़ी हो गई मेरी तरफ। मैं समझ गई यही लड़की है, सफ़ेद कपड़े पहने। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मालकिन चिल्लाती रही कहाँ ले जा रही है, तो मेरी बहन की लड़की है, मेरी मासी की लड़की है। मैंने कहा वापस आ जाएगी, चिंता मत कर, मैं ले जा रही हूँ इसे।
मैं नीचे लाई उसे। और दुर्भाग्य की बात ये है कि वो बच्ची जानती थी कि ये मेरी माँ है। माँ तो इस मुगालते में थी कि मेरी बेटी को नहीं पता कि मैं हूँ, लेकिन उसे पता था कि ये मेरी माँ है। वो नीचे आई और भाग के अपनी माँ के पास गई। जैसे अपनी माँ के उसने हाथ पकड़े और ऐसे करके उसे लगाया उठा के। वो को हड्डी का ढांचा थी, वो मर गई। वो पहला ऐसा मौका था कि जब मैंने देखा कि इतना बुरा भी हो सकता है किसी महिला के साथ। बहुत बुरे बुरे समय देखे, लेकिन इतना बुरा हो सकता है कि अगर वो बीमार हो जाए, अगर उसे कुछ हो जाए, तो ना उसकी बेटी उससे मिल सकती, ना वो ऊपर रहने के लिए उसको रोटी नहीं मिल सकती। नीचे दुकानदार चाय दे दे तो कोई दे दे, कोई आता जाता उसको कुछ पकड़ा दे तो वो खा ले और ज़िंदगी ऐसे गुजार दे। तो इससे और ज़्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा और ख़राब कुछ हो नहीं सकता। उससे भी ख़राब ये हुआ कि उस लड़की ने उसके मरते ही मुझसे हाथ छुड़ाया और वो वापस चल दी। मुझे बहुत देर तक तो मैं शॉक्ड रह गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा जाएगी तो है ही ऊपर, कहाँ जाएगी। फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ नर्क में झोंक रही हूँ। अभी तो उसकी माँ चली गई, अभी ये उतर आई तो फिर तो मेरी है। मैंने भाग के उसका हाथ पकड़ा, बस अब नहीं। उसकी सारी जो फॉर्मेलिटी पूरी हो सकती थी वो की और वो नारी निकेतन गई। यहीं से सब शादी वादी हुई, सब चीज़ें हुई। लेकिन वो इंसिडेंट ऐसा ना वो कभी भूली। मैं मिलती हूँ उससे, आज भी मिलती हूँ, ऐसा नहीं। शादी के बाद, शादी हो गई है, माँ ही कहती है, पर उसकी माँ नहीं लौटा सकी। बस ये सोच रहा कभी हमेशा ना उसका। तो जब उस जगह पे किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी उनकी देख रेख कौन करता है? कोई नहीं करता। बताया तो कि वो नीचे पड़ी थी, सड़कों में रहते, कहीं चले जाओ, मर जाओ, वहाँ नहीं। तो गवर्नमेंट कोई वो नहीं करती इस पर? गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो ये बाजार ही क्यों होंगे? बाजार का मतलब ये नहीं है कि उनको हटा के वहाँ से और फेंक दिया जाए, जिस तरह से अभी किया गया कि हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए। मैं माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी नहीं करती, कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन अगर उनका पुनर्वास होता तो बेहतर था कि उनको कुछ काम सिखाया जाता, उनको कुछ जिम्मेदारी उनको दी जाती कि तुम अपना पेट ऐसे भर सकती हो। ऐसा कुछ किया नहीं, तो क्या करेंगी? नतीजा ये हुआ कि हमने उसके बाद भी लड़की निकाली। वो एक जगह चिन्हित हों तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, उनके यहाँ जा सकते हैं, मगर जो घरों में रह रही हैं, मोहल्ले में रह रही हैं, अच्छी औरत बन के रह रही हैं, उनके घर से जाके कैसे निकाल लेंगे? अगर कोई लड़की आती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम कर दिया और थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश कर रही हूँ कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाएं। उसमें मेरा स्वार्थ है कि मुझे लड़कियों का पता लग पाएगा और ये भी स्वार्थ है कि कुछ बच्चियाँ सुरक्षित रह जाएंगी। ग्रेट वर्क है मैम ये, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, नाम लेना पसंद नहीं करते, और वहाँ के लोगों के लिए आप इतना डेडिकेट होके काम कर रहे हो मैम। जब आपने पहली बार किसी लड़की को रेस्क्यू किया उस वक्त का अनुभव कैसा था आपका? मैं बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन क्या है। लड़की ने मुझसे कहा, लड़की भी क्या, वो अच्छी 25-30 साल की बीच की होगी, उसने मुझे कहा कि ऐसी आती रहोगी। मैंने कहा मैं समझी नहीं, कुछ करोगी? मैंने कहा कर तो रही हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ आपके। और हाँ, मैं यहाँ बीच में रुकी क्योंकि मुझे तब तक भी वो महिला नहीं मिली थी जिसके लिए मैं वहाँ जा रही थी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो मैंने कहा फिर और क्या करूँ, तुम बताओ, मुझे निकाल सकती हो? मैंने कहा चली जाओ, कहाँ तो रास्ता खुला पड़ा, कहीं भी चली जाओ, तो जाती रहती हूँ, नीचे मैं देखती हूँ। बोले ऐसे जाना नहीं है, मेरी बेटी इनके कब्जे में है, मेरी बेटी दिलवा दो, मैं निकल जाऊँगी, तुम्हारा हाथ पकड़ के चल दूँगी। मैंने कहा फिर मुझे थोड़ा समय दो। और बेटी कहाँ है? बेटी बताई तो बड़े दूर राजस्थान के किसी इलाके में। फिर मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार बात की और मैं कहा सर इतना कर दो, ये बच्ची निकलना चाहती है। पहले तो निराशा ही मिली, लेकिन फिर कुछ अच्छे लोग भी हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमसे क्या चाहती हो? मैंने कहा बस केवल इतना कि उसकी बच्ची को पहले बचाना है, और वो दूर दराज में, मोबाइल का ज़माना नहीं था। 96 में पहले रेस्क्यू किया मैंने। 96 में?
तो हमारी बहुत मदद की उच्च अधिकारियों ने। वो बाई रोड उन्होंने बंदा भेजा। वैसे तो वायरलेस पे उनकी लगा, वो लैंडलाइन पे बात होती रही वहाँ के अधिकारियों से भी कि राजस्थान की किस तरह से एक बच्ची है और यहाँ पे है, लेकिन उसको अभी छूना नहीं है, केवल वॉच करना है कि वो है अपनी जगह, और इर्द गिर्द आपको लोग छोड़ने हैं। मेरा बंदा यहाँ से आ रहा है, वो बाई रोड उसको लेके आएगा और उसका पीछा कोई ना करे, ये सुनिश्चित करना है। अब इसके बाद में दूसरा चरण ये था कि उसने ही हमें बताया कि आप किसी अपने एक कस्टमर को भेजो, फेक कस्टमर को, वो 1000 रुपये जमा कराएगा और मुझे ले जाएगा, अपनी एक आईडी जमा कराएगा। आईडी क्या, तब लाइसेंस होते थे, राशन कार्ड, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। वोटर कार्ड नए बनने शुरू हुए थे। हमारा एक वॉलंटियर था, एडवोकेट था, और वो चला गया, अपना कार्ड जमा किया। उसने कह दिया लड़की ने कि 6 बजे तक मैं रहूँगी सुबह, अगर 6 बजे मेरी बेटी नहीं आती तो मैं वापस चली जाऊँगी, नहीं मेरी बेटी की जान को खतरा हो जाएगा। अब बड़ा प्रश्न था ये, भाई जाना और आना वहाँ से। 6 बजते ही उसने हाथ पैर हमारे फुला दिए कि बस अब मैं जाऊँगी, अब मैं जाऊँगी। थोड़ा और रुको, आ रही है तुम्हारी बेटी, नहीं मैं रुकूंगी नहीं अब। इस बीच वहाँ से भी खबरें आनी शुरू हो गई बाज़ार से कि वो मुकदमा लिखाने जा रही हैं, जो आदमी लेके गया है। तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। तो मुझे जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने, हम पूरी रात पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह से वहाँ बैठे रहे। उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, मुकदमा कोई नहीं लिखा जाएगा, हम बैठे, उसकी आप चिंता ना करो। दोनों थानों को सूचना है कि कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। वो कितना ही बवाल कर रही हूँ, करने दो। अल्टीमेटली 7 बजे वो आई लड़की, बच्ची, और वो ऐसा मौका था कि मुझे लगा जैसे सारे दुख भूल गई मैं, सब चीज़। अब तक जो 2 सालों में उनकी जिल्लत झेली, जो भी बदतमीजियाँ हुई, वो सब। जब माँ बेटी मिली एक दूसरे से, और उस लड़की ने उस बेटी को, अपनी को, 8-10 साल की थी वो, उसको ऐसे बाहों भींचे भींचे और मेरे पैर छुए, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक ऐसा मूवमेंट था। ये नहीं कि मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत नास्तिक हूँ, कभी दिया नहीं जलाती, कभी भगवान के मंदिरों में नहीं जाती, भगवान मुझे पता नहीं ऊपर ले जाके कहाँ नर्क में फेंकेगा। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि कहीं भी फेंक दो भगवान, अब कहीं फेंक देना, अगर तुम कहीं हो, अभी तो ये काम नहीं छूटेगा मुझसे, अब तो मैं किसी बच्ची को यहाँ नहीं रहने दूँगी, कुछ भी हो जाए। मतलब आप उन्हीं बच्चों को रेस्क्यू करते हो, हाँ, जो बेमन से लाए गए हो। हाँ हाँ, जबरन मैं किसी बच्चे के साथ नहीं करती हूँ। रेड नहीं करती हूँ। रेड होती है ये कि भाई गए, पुलिस ली, और ये सब, ये पुलिस ली और लिए लोग, और गए और धड़ 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 किसी भी कमरे वगैरह 8-10 लड़कियां उठाई, बालिग नाबालिग सब, और वो लाई, हमने अपनी फ़ोटो खिंचाई, बात खत्म हो गई। उसके बाद लड़कियां वापस चली जाती हैं। बालिग हैं तो कहीं हम तो स्वेच्छा से, क्या करोगे हमारा, तो वो नहीं मैं करती। मैं तो एक लड़की को, मुझे जैसे मैं पॉडकास्ट में भी सुन रही हूँ, लोग कह रहे हैं हमने 4000 निकाली, हमने 5000 निकाली, भाई मेरे को तो नहीं आई। मैं तो 562 लड़कियाँ भी कैसे निकाल पाई हूँ, जान पे खेल के, पूरे शरीर में लोहा है, इतनी चोटें हैं, और पता नहीं कैसे निकाल पाए। और एक लड़की को निकालने में मुझे 6-6 महीने लग जाते हैं कि पहले आई कांटेक्ट करूं कि वो मुझे देख भी रही है, मेरी आंखों का जवाब भी दे रही है, फिर मैं हाथ से हल्का सा छूं कि मेरे हाथ की गर्मी महसूस भी कर रही है कि नहीं कर रही है, या कभी थोड़ा आगे बढ़ूं तो सीने से लगा के देखूं कि मेरी धड़कन में उसकी धड़कन कहीं सुन रहे हैं हम कि नहीं सुन रहे हैं, और तब मैं पहल करती हूँ। तब करते हो कि बाहर जाओ। अपने आप से कोई लड़की नहीं कहती कि हमें यहाँ से निकालो, कैसे आपको ढूंढना पड़ता है। कैसे कहेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं। कैसे मालकिन जो दृष्टि जमा के बैठी है, जो वहाँ उनके प्रेम से वो बैठे हैं, कैसे कह देगी कि मुझे निकाल दो। वो कोई अकेली बैठी हैं, उनके कौन सा रूम्स हैं, वो तो उसी जगह में, कितनी सी जगह जितनी ये पड़ी, इतनी जगह में बैठी रहेंगी। ऐसे खिड़की हो तो खिड़की पर लटकी रहेंगी, कौन मालकिन वहाँ बैठी है, यहीं छालियाँ काटती रहेगी, कौन पूछेगा, कौन। और ऐसा नहीं है कि इतना 32 साल में, ऐसा भी नहीं है मैंने उनके दुख सुख में शामिल नहीं रही हूँ। मैंने उनको अपने यहाँ शादी ब्याह में बुलाया, मैंने उनको जन्मदिन मनाने से, शादी ब्याह की तो बात नहीं मैं करती, लेकिन ये किया कि आप जन्मदिन मनाओ बच्चों के, नहीं याद हो डेट ऑफ बर्थ कोई बात नहीं। अब तो सबको याद है क्योंकि मैं सबके जन्म प्रमाण पत्र बनवा के देती हूँ। वोटर कार्ड बनाया, आई कार्ड बनवाए, ये आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड भी बनवाए। लेकिन मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होती हूँ ज़बरदस्ती। चलो आज किस बच्चे का करेंगे, कल का तय कर लो। अरे कहाँ दीदी, इसका तो पता ही नहीं कब पैदा हुआ था। ना सही कर लो, बहुत दिन से कुछ नहीं किया, करेंगे। केक भी मंगाऊंगी, बच्चों के साथ
टोपी शोपी पहनूंगी, गुब्बारे भी लगवाऊंगी, सब काम करूंगी। मेरे यहाँ कुछ भी होता है तो मैं बुलाती हूँ, जो आना चाहे आए, ना आना चाहे मतलब, जिससे भी नहीं कोई फर्क पड़ता है। मगर 32 सालों में ये नहीं हुआ कि कभी किसी महिला ने ये कह दिया हो चलो ये लड़की जबरन आई, इसे निकाल लो। क्यों कहेंगी? कभी नहीं हुआ ऐसा? ना, कोई क्यों कहेंगी? मान लो जैसे अभी अभी छोटा सा है कि इन्होंने कहा कि हमारे पास माइक पड़े, एक हमको दे दो, क्यों देंगे अपनी चीज़ फ्री में? क्यों देगा कोई? तो वो तो पैसा दे के खरीदी हुई लड़कियां हैं, क्यों वो हमको देंगे? मतलब वो जिन्होंने बेची है वो पूरा पैसा ले चुके हैं उनका, वो तो एक तो ही दिन मालकिन तभी देगी नहीं किसी भी वो हाल तो में। तभी देगा ना, वो तो हाथों हाथ ही दे के तभी तो निकलेगा वहाँ से। तो जो उनकी मालकिन है वो कभी मतलब उन्हें भेजेगी नहीं ऐसे, कभी भी तो नहीं। उन्हें थोड़ा ये नहीं लगता है कि मतलब एक महिला जाति पे, खुद भी महिला है कोई व्यक्ति, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए हमें? क्यों लगेगा? उन्होंने भी तो वही झेला ना, उन्होंने भी तो वही झेला ना। तब का समाज अलग था, आज का समाज अलग है। बिल्कुल नहीं, आज और गंदा समाज है। कि एक बात बताओ, ये एक स्टूडियो है, तो आप जैसे पॉडकास्टर्स को पता है ना कि एक स्टूडियो है ना। अगर कुछ आप तभी आओगे ना यहाँ कि जब इसका पता है, अगर पता ही नहीं तो कैसे जाओगे? सेम बात है कि वहाँ सबको पता है ना कि ये बाजार है, तो जा रहे हैं ना कस्टमर। अगर आप यहाँ पॉडकास्ट करने नहीं आएंगे तो इनको बंद करके कुछ और काम करना होगा। अगर कोई भी नहीं आएगा तो कुछ और करेंगे। ऐसी उनकी बात है कि अगर वहाँ कोई कस्टमर नहीं जाएगा, दोषी वो औरतें थोड़ी हैं, खराब वो औरतें थोड़ी हैं। खराब तो आपके भाई, आपके पिता, आपके बेटे वो हैं जो वहाँ जा रहे हैं, उस बाजार में जा रहे हैं, जो उस बाजार में जा रहे हैं। वो जाना बंद कर दें, उनका बाजार खत्म है, वो कुछ और करेंगी। कुछ भी करें, शाम को रोटी तो सबको खा के सोना है ना, झाड़ू पोछा करें, किसी घर में बर्तन मांजें, और फिर एक्सेप्टेंस कहाँ है? कौन रखेगा? मैं बहुत लोग मेरे साथी हैं, पूछते हैं कि ये तो निकलना ही नहीं चाहती ना अतुल जी, ये क्या करेंगी? तो मैं बहुतों से पूछती हूँ कि आप घर में मेड रखते हो ना, एक रखो फुल टाइमर, तब बन के शर्त एक है कि आपकी बीवी, आपकी और कोई मेल फीमेल सदस्य, वो आप पे ऐसे नज़र नहीं रखेगी कुत्ते की तरह से कि ये कुत्ता कहीं मुंह तो नहीं मार रहा है, कि ये नहीं करोगे तुम। और वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं। वो तो बैठ के यही देखेगी कि पोछा भी लगा रही तो उसके साथ साथ घूमती हुई रहेगी तब तक। मेरे बेटे को तो नहीं फंसा रही, मेरे पति के कमरे में करने गई है अभी पोछा, तो वहाँ तो नहीं गई, मेरे बेटे के में गई है, वहाँ तो नहीं गई। तो ये जो इनके माथे पे ये कलंक का टीका लगा हुआ है, उसको तो वो तो इनको जीने नहीं देगा। जिनके माँ बाप, सबसे पहली बात ये, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको समाज कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि लगभग मैंने 54 पॉडकास्ट, आज ये 55 आपका है किए हैं, और इनके नतीजे बहुत ज़्यादा सुखद हैं। अच्छे लोग कहते हैं, हाँ लोग कहते भी हैं कि आप किसी को मना नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों के भी किए हैं जिनका पहला पॉडकास्ट है और अभी उनका फॉलोअर नहीं है, शायद 10, 20, 50, 100, मैं देखती भी नहीं, मैंने आपके भी नहीं देखे, मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए सिर्फ कि लोगों में जागरूकता जाए, वो कोशिश करेंगे ना, वो 100 लोगों तक पहुंचाएंगे, कोई बात नहीं, 100 की तो स्ट्रेंथ बढ़ी। और कल मुझे किसी ने पूरे आंकड़े निकाल के दिखे कि आपको इस वक्त 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, है ना। तो वो मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। अपने लिए करती तो फिर अपने चैनल को कहीं ना कहीं कुछ करती, अपना चैनल बनाती। कुछ नहीं है मेरा, कहीं कुछ नहीं है। फेसबुक पे बकवास करती रहती हूँ बस, वो भी इससे रिलेटेड नहीं करती कुछ भी, सोशल इश्यूज़ पर कुछ भी अभी तो। लेकिन नतीजे इतने सुखद हैं कि मैंने एक लड़की निकाली इसके ज़रिए। कुछ लोगों ने मुझे जीबी रोड जैसी जगह की भी रील बना के भेजी, ये स्थिति है जी, वीडियोस बना के भेजी मुझे। स्पा सेंटर्स, आपके मसाज पार्लर्स, ओयो होटल्स, इनकी रील्स बना के लोग भेज रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं, कैसे लड़के लड़कियों को किस तरह से आते हैं, कैसे मुंह बांध के। मैं रेड कराई है बहुत सारी, आपके पवित्र धरती से मुझे लोगों ने वीडियो बना के भेजी। समझ लीजिए कि वो भेजी हैं कि होटल्स में है, इतनी लड़कियां निकल रही हैं, इतने लड़के हैं, रेड चाहे इनडायरेक्टली हमने कैसे भी कराई, वो अलग बात है। लोग मुझे बुला रहे हैं कि एक बार आ जाओ, आप ये देखो, हमको हिम्मत मिलेगी और फिर हम कर लेंगे आगे। तो ये एक सुखद परिवर्तन है। मतलब आप मेरठ में ही न रह के बल्कि ऑल इंडिया में जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पहुँचते हो? मैं पहुँचती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ कहीं भी। मेरा तो मतलब ये है कि किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ एट्रोसिटी हो रही, किसी भी जगह, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो किसी तरह का हो, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं जाती हूँ, जितना न्याय दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ उतना करती हूँ, क्योंकि
बात ये नहीं है कि वो, जैसे मैं आजकल कॉलेजेस में जा रही हूँ, जहाँ लगातार मैं बच्चों से संपर्क ही कर रही हूँ, डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में, कि आप अपने माता पिता को अपने दोस्त बना के तो देखो एक बार। जब आप किसी लड़के को पसंद करते हैं तो तुरंत बता दो जाके कि हमको वो लड़का पसंद है। अब माँ बाप को भी कह रही हूँ, मैं बुलाती हूँ ऐसे सेशंस में कि आप भी आओ, आप सुनो, आप बच्ची की सुनो, डांटना नहीं शुरू कर देना कि ना बताया मेरा किसी से अफेयर है और तुमने पीटना शुरू कर दिया। बिठाओ और पूछो कि बेटा कौन है, बुला लो, एक बार बात करते हैं। आपकी बेटी को भी अच्छा लगेगा, बेटे से भी कहो कि बुला लो, आपके बेटे को भी अच्छा लगेगा। और सुखद परिणाम ये होंगे कि हो सकता है वो किसी चंगुल में फंसने से बच जाए। राइट। वो अगर लड़का सही होगा तो आएगा आपके पास, जिसको आपकी बेटी में इंटरेस्ट होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म इसके साथ रिश्ता रखना, शादी करनी है। और अगर जिसको नहीं, जिस केवल फंसा रहा है, वो आएगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं तुम्हारे माँ बाप मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे, मुझे कुछ कर देंगे, चलो भाग चलते हैं। वो भाग चलने पे इंसिस्ट करेगा उसको। भागना क्यों है? भागना क्यों है? आप शादी करिए, शादी करनी है तो समाज के सामने करिए ना, क्या फ़र्क पड़ा। अगर माँ बाप भी तैयार नहीं है तो आपके लिए खुला हुआ है, आप जाओ कोर्ट में रजिस्ट्री कराओ, कौन मना कर रहा है। अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा, घर पे नोटिस जा रहे हैं और घर वाले अब कुछ नहीं कर सकते, आप बालिग हैं तो आप करें शादी, कर सकते। तो क्यों फिर इस चक्कर में लगते हैं। जैसे ये बच्ची जिसकी मैं बता रही हूँ, ये सोनागाछी से बच्ची, 15 साल की बच्ची, और भाग गई किसी लड़के के साथ। कौन सी जगह से रेस्क्यू किया आपने? सोनागाछी, कलकत्ता। कलकत्ता से तो चली गई लड़की, अब घर चली गई अपनी। हाँ तो घर आई। और आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए, थैंक्स टू ऑल पॉडकास्टर्स, कि आप नहीं होते, आप सच में आप लोग वो जागरूकता फैला रहे हो जो आज तक मैं सोशल मीडिया को समझती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि कोई बात नहीं करना चाहता। जब मैं आपको वो करवाना चाहती थी तो मैंने कहा मैंने अभी कभी ऐसी बातें की नहीं, मैं मैम के साथ कैसे बात करूंगी। हाँ बिल्कुल यही सबको लगता है। और जनरली होता ही है कि बहुत सारे सवाल मुझे दिए जाते हैं। जरूरी है मैम, कुछ चीज़ों के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है हम लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है कि कबूतर बैठा है और वो आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली छोड़ देती है उसको खाने से? नहीं, बिल्कुल। वो समाज को आपके तब भी ये विधा खा रही है। और अभी तक तो ये था कि वो लड़कियां बैठी हैं, दिख रही हैं, उन्हें हम निकाल रहे हैं। लेकिन अब वो सब जो चल गया है कि आप पोल्स पे खड़े हैं, आप रेड लाइट्स एरिया पे खड़े हैं, आपको 50,000, 20,000, 30,000 एक रात का मिल रहा है, और आप लग्जरी जुटाने के लिए ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सब चीज़ें और ज्वेलरी जुटाने के लिए आप इस काम में खुद से जा रहे हैं। तो बुरी औरतें वो हैं कि ये हैं? वो है ना। सोचने की बात है कि आपने नहीं कभी ध्यान करा होगा, अभी अगर जाएं तो ध्यान करना कि शाम के बाद पोल्स पे लड़कियां, मतलब जहाँ रेड लाइट होनी है वहाँ जो भी फुटपाथ पर खंबा, वहाँ लड़की दिखेगी। और उसकी पहचान ये होती है कि वो एक पैर खंबे पर अटका के रखेगी। आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में ऐसे, जब मोबाइल नहीं था तो तब ऐसे कि जैसे किसी को देख रही है, कोई आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो कौन है वो लड़कियाँ? वो जो दूसरे शहरों में पढ़ने जा रही हैं, वो जो दूसरे शहरों से आई हुई हैं आपके शहरों में, और जिन्हें केवल लग्जरी जुटाने के लिए ये सब काम करना, तो वो लड़कियां खराब हैं कि ये औरतें खराब हैं? वो वाली, हाँ, वो खराब वो हैं क्योंकि उनको, आपको केवल वो चाहिए अच्छे से कपड़े हों, ब्रांडेड हों। मैं ब्रांडेड नहीं पहनती तो क्या मैं ऐसे ही घूम रही हूँ? कुछ भी जो पहन रही हूँ ना, तन ढकने के लिए पहनते हैं ना हम, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप नए बच्चे हैं, अच्छे से पहनिए, आपका जो मर्जी करे, मगर आपकी लिमिट में पहनिए। कहते हैं ना कि जो जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। तो आप चादर से बाहर करते क्यों हैं पैर? बाय द वे कोई और उनको रेस्क्यू करना चाहे तो उनकी पहचान क्या होती है? ऑल इंडिया में कहीं पे भी जो रेड लाइट एरिया होते हैं, अगर हम लोग उन्हें पहचानना चाहे तो कैसे पहचानें? देखिए, ये तो बड़ा सवाल कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसको तो दिल से महसूस करना पड़ता है। हमें उस जगह एक नहीं, अभी किसी, या तो हमारे पास सीधे सीधे किसी की सूचना आई कि भाई फलानी जगह हमारी लड़की है, निकलवा दो, या किसी ने कहा एक लड़की लाई गई है, निकालें ऐसी बहुत लड़कियां हमें, फिर हम पूछते नहीं, कुछ पूछते नहीं। लड़की की हमारे पास फ़ोटो आ गई, सब चीज़ें आ गई, या वो सामने पहचानने वाला हमारे साथ है और उसने कहा ये है जी, झटके से निकाल दिया। चाहे तुम मार लो, पीट लो, मैं भी पीटती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मारती हूँ। हाँ, लिख दिया था एक बार अखबारों ने, चैनल चला समाज सेवा या गुंडई। हालांकि मीडिया मेरा बहुत साथ देता है, हमेशा दिया। जितना इन 32 सालों मीडिया ने मेरा साथ दिया, अगर इतना सरकार देती ना तो सच में इनका पुनर्वास हो गया। मैं हटाने की बात नहीं करती हूँ, वो उसी जगह पर रह के कुछ काम करती हैं, अपने बच्चे पालती हैं और किसी दूसरे की बेटी को फंसा के ना लाती। कोई दलाल पैदा ना होता, कोई उनका स्टेक होल्डर्स पैदा ना होता। और आजकल ये बहुत मतलब शॉर्टकट रास्ता है जो ये लग्जरी जुटाने का सबसे शॉर्टकट ये। और विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला धंधा ये विश्व का, ये वाला कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, आप किसी की बच्ची की ज़िंदगी दाव पे लगाइए, पैसा आपकी जेब में है।
दाव पे लगेगा, कौन लगेगा? लगा रहो। और कहाँ है वो हमारा हिंदुस्तानी समाज जहाँ एक औरत की इज्जत दाव पे लगी तो महाभारत हो गई। महाभारत। और आज हर दिन 2000 का सरकारी आंकड़ा है कि 2000 बच्चियां गायब होती हैं। कहाँ है वो? क्यों नहीं? आप आंकड़े करते हैं, केवल किताबी आंकड़े जारी कर रहे हैं। क्यों नहीं देखना चाहती सरकार? नहीं देखना चाहती, समाज के लोग तो बिल्कुल नहीं, अवाम भी चुप, निज़ाम भी चुप, सब चुप हैं इस विधा में। क्यों? अरे जो उनके हितग्राही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर चुप रहे तो समझ में आता है कि उनका तो अपना है कि भाई जाना है हमको, या हमारा वहाँ से पैसे आ रहे हैं। और कौन है वहाँ जाने वाले? आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? रिक्शे वाले, ठेले वाले, पंचर लगाने वाले, ऑटो पार्ट्स का काम करने वाले, पेंट काम करने वाले, ये वो लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं, जिनकी 500-600 रुपए की रोज़ की कमाई है, जिसमें से वो 200-250 रुपए वहाँ देते हैं, 100 रुपए की दारू पीते हैं और बाकी 100 रुपए घर में पकड़ा के बीवी को पीटते हैं। किसकी आप सलाह वो कर रहे हैं? हिमायत। और जिसकी सलाहियत आपको करनी चाहिए उसकी आप कर ही नहीं रहे। उसको तो आप एक बार देख ही नहीं रहे कि उस बच्चे, आप उन्हें ख़राब औरतें कह रहे हैं, मगर आप ये नहीं देख रहे उस बच्ची के साथ क्या बीता होगा। वो आपको वही तो देगी। बिल्कुल। आप घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चे को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक हो गई तू देख ले इसकी, ये देख कितना अच्छा है, वो दूसरा ना होते हुए भी बुरा बन जाएगा कि मैं तो हुई ख़राब, मैं कुछ भी कर लूँ आप मुझे अच्छा नहीं कहोगे तो मैं ख़राब हूँ। तो वही बात है, आप उन्हें ख़राब औरतें कह रहे हैं, मगर मैं कह रही हूँ वो ख़राब औरतें जो ओयो होटल्स में जा रही हैं, स्पा सेंटर्स में पकड़ी जा रही हैं, मसाज पार्लर का अजीब धंधा है कि स्त्री का करेंगे पुरुष मसाज और पुरुष के करेंगे स्त्री मसाज। ये कौन सी बात होगी? अरे पहले भी मसाज होती थी, घरों में आती थी औरतें मसाज के लिए, लेकिन चलो नहीं चाहिए, आज पार्लर्स हो गया, सब चीज़ें प्रोफेशनल हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पुरुषों से कराओगी। बिल्कुल। आप नंगे मेज़ पे लेटे हैं और वो आपका मसाज कर रहा है, तो ये आग पानी जैसा रिश्ता है। इसको आप कुछ कोई और अच्छा नाम दे के आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ज़रूरी क्यों नहीं आप इन पर रोक लगाते? आप तब करते हैं। हमने एक शिकायत कर दी स्पा सेंटर का, अच्छा जी चलो रेड कर दो, गई पुलिस, अच्छा तुम्हारी स्पा सेंटर में इतने लड़कियां मिली, इतने लड़के, हो गया ख़त्म, बात ख़त्म। और बाकी जो स्पा सेंटर खुले रह गए, ओयो होटल को मैं दिन रात इन पॉडकास्ट में चिल्ला रही हूँ, दिन रात, है ना। उसके बाद भी हर दिन खबरें छपती हैं ओयो होटल से पकड़े गए, ओयो होटल में लड़के लड़कियाँ पकड़े, घंटे के हिसाब से दिए जा रहे हैं, ID नहीं ली जा रही। और अभी मैं 2-3 दिन पहले कपिल शर्मा शो देख रही थी, तो उसमें वो बंदा आया था जिसकी वो है 32 साल का मुश्किल से, नाम मैं भूल रही हूँ उसका, क्या नाम बोला उसने, था कुछ, तो वो कहता है कि देखिए ये हमारा इनिशिएटिव था कि किसी के पास 2 कमरे हैं तो हमने उनमें भी ओयो होटल चलाया, है ना। तो यानी एक में आप रह रहे हैं, एक में आपका ओयो होटल चल रहा है, शमशान के बराबर में किसी का घर है वहाँ ओयो होटल चल रहा है, नहर के किनारे एक कमरा बन रहा है, नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर एक कमरा बन रहा है, तो वो ओयो होटल हो रहा है। तो ये आपने बांटा है, ये आपने दिया है कि नहीं। वो कपिल शर्मा के शो में कह रहा है वो आदमी कि देखिए पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाएं तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि किसके घर टिकाएं, मामा के घर भेज दो, ताऊ के घर भेज दो, चाचा के घर भेज दो, मारू के। मैंने तो अपने भी इतने, मैं 60 साल की हो गई हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि ऐसे रिश्तेदार भेजे जा रहे हो, जा इतने क्या बेड उठाए, नीचे गद्दे डाल दिए, बिल्कुल सब सो जाओ। सर्दियों गर्मियों के दिन है तो छतों पर डल गए, वहाँ सब सो गए। हमने तो कहीं नहीं देखा कि रिश्तेदारों के यहाँ अपना रिश्तेदार भेजा जाता है। ये कौन सा नई बात होगी? अगर किसी की बुआ रहती हो दिल्ली और वो रह रहा हो मेरठ, तो वो बुआ के घर भेजेगा पहले अपने रिश्तेदार को। ये बेतुका एक ऐसा उन्होंने उसका वो दिया एक्सक्यूज़, तो और मुझे सख्त एतराज़ है इसमें बहुत। सरकार बिल्कुल चुप है क्योंकि पैसा है, राजस्व देने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से राजस्व आ रहा है उस पर सरकारी तौर पे बिल्कुल चुप्पी साधी रखती है, कोई नहीं बोलता, ना एजेंडे में है। आपने थर्ड जेंडर को एजेंडे में रखा, आपने थर्ड जेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया, उनको आरक्षण दिया, वो तो भगवान ने पैदा किए थे, आपने उनको दे दिया। और ये जो आपने पैदा किए इनको आप क्या दे रहे हैं? जो समाज ने बनाया, जो समाज ने इनको बना दिया है। आप उन्हें वेश्या कह रहे हैं, आप उन्हें और गंदे नामों से बुला रहे हैं, बरसों बरस आम्रपाली, नगर वधू और देवदासी सब कुछ बुलाते चले आए, तो वो कहाँ से खराब है? आपने उनको बनाया, आपने उठा के उनको बेच दिया, किसी घर की जीनत थी वो। मुझे एक बार वहीं की एक महिला थी, उसने कहा बेटा तू कुछ कर ले, जिसके मुंह पे एक बार चूना लग जाता है वो कभी नहीं निकलती यहाँ से। चूना मतलब मेकअप। और उन्होंने बड़े कड़वे अंदाज से कहा कि ये रंडियां हैं, इन्हें तू घर की जीनत नहीं बना सकती। मैंने उनसे कहा कि मैं आज आपको वादा करके जाती हूँ,
जिस लड़की को बनाऊंगी निकालूंगी उसे घर की जीनत बना के रखूंगी। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। और मैंने उनके जीवन काल में ही लगभग 30 लड़कियों की शादी की और हर बार उन्हें कहा कि आशीर्वाद दे दो, जाओ। हर बार मैं कहा ऐसा नहीं, कोई जन्मजात नहीं पैदा होता, उसे बताया जाता है। जन्मजात तो जो थर्ड जेंडर आपका पैदा हुए, जो किन्नर पैदा हुए हैं, वो भी अब समाज की मेन स्ट्रीमिंग में आना चाहते हैं। बिल्कुल, वो भी चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब सरकार ने हर उस चीज़ की तरफ से आंख मूंद रखी है। आप उनसे वोट तो मांगने जाएंगे, लेकिन उनको अपने एजेंडा में कहीं नहीं है। मैं आगे सबको चेतावनी, मैं तो पॉडकास्ट के जरिए सबको कह रही हूँ कि आगामी चुनाव आ रहे हैं, मुझे कोई एक बंदा जो खड़ा हो, खुला मैं चैलेंज दे रही हूँ, अपने एजेंडे में कहीं लिख के बताइए कि जो वेश्यावृत्ति कर रही हैं महिलाएं, जो उसमें फंसी हुई हैं महिलाएं, मैं उनका पुनर्वास करूँगा। एक कर दे मुझे। मैं कह रही हूँ, मैं 100% जितनी मेरी वोट्स होंगी, जितनी मेरी, मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वेंसिंग करूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ। अपने हर रिश्तेदार से, हर चीज़ से, हर से कहूँगी कि इनको वोट दो। लेकिन उसके बाद अगर आप हो भी जाते हैं तो आपको छोड़ूंगी भी नहीं, ये भी तय है। राइट। तो नहीं करेंगे, किसी का एजेंडा नहीं है कि हम वो उस जगह जी रहे हैं जहाँ भगत सिंह तो पैदा हों मगर अतुल शर्मा के घर में हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। ये तो तब भी लड़ रही है और अब जिंदगी रही कितनी गई, तो लड़ते लड़ते मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं क्यों अपने घर पैदा करूं। जो वहाँ की महिलाएं रहती है उनकी सोच क्या होती है? उनकी कोई वो कभी कोई सपने नहीं देखते? कोई सपना नहीं है, कोई सपना सब उस वक्त छीन लिए जाते हैं जब उस बाजार में लाई जाती हैं, जब उनको ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाए, जब उसको उनके इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्चें डाल दिया जाए, जब उनके एक साथ दिन भर में 30-30, 40-40 लोग उनके साथ रेप करते हों, उस समय उनकी सब खत्म हो जाती है। फिर वो करती हैं जो मालकिन का है या जो उनकी डिमांड है कि आज इतने पैसे कमाने ही हैं, इतने इसको जाने, इतने इसको और इतने की रोटी खानी है। इनकी सैलरी होती है? सैलरी कुछ नहीं होता इनका, कुछ भी नहीं होता। पहले इनको वो पैसा उतारना पड़ता है जिसने में ये खरीदी गई, मैं ब्याज के उतारना पड़ता है। उल्टा है ये कि वही खरीदी गई, वही वस्तु हैं और वही पैसा दे रही है। नहीं क्या, हम कोई सब्जी खरीदते हैं, उसका पैसा देते हैं और उस सब्जी को खुद यूज़ करते हैं, है ना। हम उस सब्जी से नहीं कहते कि हमने तेरा पैसा दिया, अब तुझे हम दूसरी जगह बेच रहे हैं, तू हमारा पैसा दे लौटा के। यहाँ उल्टा है सब कि वही बिकती है, जबरन बिकती है, उन्होंने नहीं चाहा कि मुझे कोई बेच दे, और फिर उसी से पैसा वसूला जाता है। पुलिस को जाता है, इनको जाता है, उनके जो दलाल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जाता है, सूचना देने वाले तंत्र को जाता है, मालकिन का है और बिल्डिंग की मालकिन का है, सबका ही तो है। किसको पैसा नहीं जा रहा है? तो जो उनका पहले वो कमाना है रोज और फिर रोटी का चीज। तो खाना वगैरह सारा अगर नहीं हो आज उनके पास तो ना खाए खाना, क्योंकि बनता थोड़ी हो, तो नीचे से ही मंगाना पड़ता है बाजार से। मत खाओ। आधे से ज़्यादा दुकानदार की गृहस्थी जो चल रही है ना, उन ऊपर वालों की तरफ से चल रही है। तो इतना अगर उसके बाद भी, और वो जो बड़े सफ़ेद पोश बनते हैं, वो जो बड़े अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो देखना भी नहीं चाहते ऐसी जगह पे। तुम दुकान कर रहे हो उस जगह पे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बिल्डिंग है और वो उन पे किराए पे रह रही हैं बरसों बरस से, मेरठ की बसाहट के साथ तुम वहाँ रह रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है। नए मेरे देखते देखते कमरे बने ना, उन पे वो ऊपर उन औरतों को दे दिए गए। क्यों दिए? नीचे किसी टिम्बर मर्चेंट की दुकान खुल गई तो ऊपर कुछ कमरा खुल गया, लाख हमने लिख लिख के दिया, किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई नहीं सुनता। उस बाजार के बारे में बात करने में भी कोई सुनता नहीं कि वहाँ कुछ हो रहा है। जैसे कान बंद करके, आंख बंद करके गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठ गए, ना वो बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना सोचते हैं। कुछ नहीं हो सकता। इतना हो सकता है बस केवल कि कोई क्रांति हो और ये पूरा देश खत्म हो जाए, विश्व खत्म हो जाए। हो सकता है फिर नया कुछ पैदा हो, तो वहाँ ये ना हो। जब तक मर्द जाती है, लोगों ने यहाँ तक कहा कि अरे ये बाजार हैं तो रेप रोक करेंगे। जब निर्भया के साथ रेप हुआ तब जीबी रोड नहीं था। बिल्कुल। जब हैदराबाद में उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ सामूहिक, तब नहीं था वहाँ बाजार। या मेरठ में अगर एक 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ तो तब नहीं था वो बाजार। मतलब अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए ये किसी भी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको चीखें सुनाई देती हैं, नीचे के दुकानदारों को नहीं सुनाई देती। कहते हैं कि मुझे
हैरानी की बात ये कि मेरे यहाँ जो रेड लाइट एरिया ना, इतनी शर्मनाक बात है कि जैसे यहाँ से यूँ शुरू हो रहा है और ये सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, पुलिस का उच्चाधिकारी का ऑफिस है। और तो मैडम आपको पता लग जाता, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे आँख कान बंद कर लिए तुमने। जिस दिन यहाँ पोस्टिंग ली इस एरिया की, उसी दिन बंद कर लिए कि केवल उनको पैसा चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 साल टिकेंगे, 6 महीने टिकेंगे, उसमें हमारा पैसा आ जाना चाहिए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। किसी के अंदर ऐसा पुरुषार्थ नहीं जागा ना कि ये भी किसी की माँ बहनें हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अभी पॉडकास्ट के बाद में आते हैं तो मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, सबको, कि एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मैं कुछ नाम बताया, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही हंस दी। मैंने कहा अच्छा बेटा। बोले आप हंसी क्यों? मैंने कहा यूँ ही बेटा, तू बता कि मैं ना इस बाज़ार में जाता हूँ तो ये है वो है और मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या आप कुछ कर सकती हैं? मैंने कहा तुम मुझे कुछ वीडियो बना के भेज सकते हो? बोले मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लड़कियाँ हैं कि मुसलमान लड़कियाँ? मैंने कहा बेटा ये कोई सवाल नहीं है मेरे लिए, उनकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि एक लड़की का नाम आज रेशमा है, कल को उषा हो सकता है। मैं ही भूल जाती हूँ कल क्या बताया था इसने नाम, पूछती रहती हूँ अरे कुछ और बताया था, आज ये कहाँ से हो गया नया। एक बेटे का नाम रहमान हो सकता है तो दूसरे का राम हो सकता है, तो वो उससे ज़्यादा सेक्युलर कोई जगह नहीं है, वहाँ जाति कुछ नहीं है, वो बात मत करो। तब मैंने उससे कहा बेटा तुम तो ये हो, फिर क्यों ऐसा बात कर रहे हो? तो नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं बताऊंगा कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ तो आप शायद बायस हो जाएंगी और आप ये सोचेंगी इन्हीं की तो औरतें ज़्यादा, ये ख़राब आदमी है। कैसा नहीं है। और उसने मुझे इतनी वीडियो बना के भेज रखी है कि मैं जिस दिन करूँगा, मैंने कहा तुम पॉडकास्टर मुझे मरवा दोगे, क्योंकि इतना जीबी रोड चिल्ला रहा, मैं तो जीबी रोड की बात भी नहीं कर रही और वो किस दिन मुझे मार देंगे, जिस दिन मैं जाना शुरू करूँगी मेरा तो पहचान ही लगा जाएगी। पर नहीं, उससे कोई डर नहीं है। बहुत सारी मुझे मतलब बड़ी मार्मिक उन्होंने वीडियोस भेजी हैं, और अगर वो कहीं सुन रहे हैं तो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने उनसे मांगा एक बार वो भी मुझे भेजें, तो मैं ज़रूर कुछ करती हूँ। ओके। आपको परिवार और दोस्तों का रिजेक्शन कैसा था जब आपने ये सोशल वर्क शुरू किया? मुझे तो रिजेक्शन मिला ही नहीं कभी। नहीं मिला? हाँ, सच में बिल्कुल भी नहीं मिला। रिजेक्शन नहीं मिला, समाज का नहीं मिला, मीडिया का नहीं मिला रिजेक्शन। तो जो मैं सोचती रही कि अभी कोई कुछ कहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें कैसे की। मान लो मैं गुजर के जा रही हूँ उस बाज़ार से, अगर मुझे आज वहाँ नहीं जाना है तो मैं पहले से दुपट्टा उपट्टा मुँह से बांध के और तब निकलती हूँ, वो ना देखे। कंजेस्टेड एरिया, बहुत कुछ ले नहीं जा सकते वहाँ, तो तब तो मैं निकल जाती हूँ चुपचाप। लेकिन अगर मान लो मैंने नहीं कुछ भी पहना हुआ है और कोई भी झांक रही, कोशिश करती हैं कि मैं, इतनी शर्मिंदगी तो उनमें है कि मैं हूँ, गुजर रही हूँ, तो पीछे हट जाती हैं। लेकिन अगर किसी ने देख लिया, मैं उससे पहले ही उनकी तरफ ऐसे करती हूँ, नीचे ही खड़े हो गए। उन दुकानदारों के सामने जिन्होंने मुझे बचपन से कहना शुरू किया था ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। अब मैं करती हूँ, फिर मैंने कहा क्या बात भी करती हूँ, कहेगी आ जाओ चाय मंगाऊंगी। मैंने कहा अब नहीं, फिर आऊँगी किसी दिन। चाय वगैरह पीते हो आप? हाँ हाँ, मैं पीती हूँ, चाय पीती हूँ। वो मुझे कुछ भी ला के दे दी, जैसे साड़ी ला देंगी, कहीं हम जयपुर जा रहे हैं साड़ी ला दें, ले आओ, पहनूंगी। और बड़े मतलब ख़राब होने के बाद भी बड़े सहेज के रखती हूँ, अभी रखी, बता देती हूँ तेरी रखी है मेरे पास। ऐसे नहीं, मैं करती हूँ सब चीज़। जीबी रोड की लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में कुछ? ज़िंदगी है कहाँ, नहीं, ज़िंदगी नहीं है वो एक बात कहते हैं ना कि ज़िंदा हूँ मगर ज़िंदगी नहीं। ज़िंदा तो हैं, हर किसी को जीने का मोह होता है, मगर वो ज़िंदगी नहीं है जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है कि कोई आएगा। हर लड़की सपना देखती है कि कभी कोई आएगा, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेके चला जाएगा। कोई सपना नहीं है उनका, उनका एक ही सपना कुछ समय रहता है, काश कभी कोई मेरे माँ बाप को बता दे मैं यहाँ हूँ, काश कोई बता दे। शुरू में जब मतलब मोबाइल्स चले चले थे तो उनको थोड़ी सुविधा हो गई थी, हमको भी हो गई थी, कि वो फ़ोन करती मुझे किसी कस्टमर का लेके, रिक्वेस्ट कर लेती थी बात करा। लेकिन जैसे ही उनको आभास हुआ मालकिनों कि ये फ़ोन ख़राब हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, फ़ोन बाहर जमा हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर अंदर आने से पहले फ़ोन जमा करेगा? फ़ोन जमा करेगा, लड़की के साथ बैठने से पहले फ़ोन जमा कर देगा। तो कोई ज़िंदगी नहीं है उनकी, ना वो किसी को मना कर सकती कि सडिस्ट है,
ये नरपिशाच हैं, कैसे उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, कैसे उनके जिस्म को नोच रहे खसूट रहे, हम किसी को मना नहीं कर सकते, ना है ही नहीं। अगर ना कर दिया तो कस्टमर चिल्लाएगा, पिटाई भी करेगा, और मालकिन बाहर बैठी इत्मीनान से चाय पीती रहेगी, छालियाँ काटती रहेगी, कुछ भी करती है, उसको आवाज़ें नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो झेल चुकी है सब। जैसे हमने गंगूबाई काठियावाड़ी को देखा, तो उस समय मुझे लगता था कि ये केवल मूवी ही बनी है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, मैं बराबर कह रही हूँ कि इतना मुझे ये लगा पहली बार कि एक मतलब कितना संजय लीला भंसाली ने उस पर रिसर्च किया होगा कि वो 99% 100% भी, मैं 100 भी कहूँ तो कम नहीं हो। वैसा ही वो होता है, माहौल होता है पूरा, इतना ही गंदा, चमकीले कपड़े, हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो। चिट्टी लाल कलर की लिपस्टिक, और वो लिपस्टिक होती नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो ब्रांडेड है वो चीज़ें, एक ऐसे वैसलीन की डिब्बी जैसी कोई चीज़, शीशी जैसी, फिर कुछ कलर्स जो लगाना हो, आज लाल लगा लिया, उसमें मिलाया वैसलीन, वो पोत लिया, वही आईलिड्स पे पोत लिया, बन गया, मेकअप हो गया। नीला लगाना है, काला लगाना है, वो सब लग जाते हैं। एक पेंसिल होती है, वो उसके बाद उसकी आउटलाइन हो गई, बस ये मेकअप है, 5 मिनट हो गया, और कुछ नहीं। और कोई भी गहरा रंग, काला लाल, नखून में पोत लिया, और सस्ती 3rd क्लास की, वो छुटाने से भी ना छूटे, अगले दिन दूसरे कलर की लगानी हो तो उसमें थिनर भी काम ना करे, इस तरह की कोई नेल पॉलिश, बस ये उनका एकमात्र वो है। उन्हें मतलब वो जागरूक भी नहीं होंगी ना, ये फोन है उनके पास में, नहीं होते हैं? क्या बात कह रहे, फोन कैसे, तो फिर वो कैसे देखते हैं किसी शो को या किसी कहाँ देखते, कुछ नहीं देखते उनको, मतलब बाहर की किसी भी चीज की नॉलेज से उनका कोई मतलब जानकारी नहीं ना, उनका किसी से। मैंने एक दिन कहा एक मालकिन को, अरे मैंने कहा वो गंगूबाई दिखाओ इन लड़कियों को कुछ को, कहती ओए होए दीदी गंगूबाई दिखा दूँ इन्हें, इन्हें अपने सिर पे बिठा दूँ, ये तो मुझे हलाल कर देंगी, ये तो मुझे जान से मार देंगी। ये एक कॉमन स्टाइल है उनका ऐसे बोलने का, और बिल्कुल सेम जैसे अगर देखा होगा अपने गंगूबाई और आलिया भट्ट जिस तरह चलती है, थोड़ा ऐसे करके, और वो इतने पल्लू की साड़ी पहनना, हमारा पल्लू रहता तो यहाँ तक रहता है, लेकिन उनका यहाँ तक का साड़ी, और इस तरीके से वो होती है, और वाइट भी, वाइट साड़ी, आउटडेटेड जो महिलाएं हैं वो वाइट साड़ी भी, मतलब जो अब मालकिन बन गई। पर एक बात है, मतलब उस चीज को उनकी मालकिन बनना भी एक बहुत बड़ी, वो सभी थोड़ी बन पाती हैं, वो इक्का दुक्का, बाकी तो बदहाली में 28-30 तक आते आते उनकी कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती, वो मर जाएं या थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो कहीं चली जाए वहाँ से, फिर उनको कोई नहीं रोकता, फिर कोई नहीं रोकता, क्योंकि अब तो वो प्रोफेशन में नहीं रही, अब तो उनको कोई कस्टमर नहीं पूछता, कुछ वहीं पड़ी रहेंगी कि दलाल दे जाए, वो जो कस्टमर आया वो 5 रुपए दे जाए उसको भी, या 5 मालकिन भी उस पर थोड़ा सा तरस खा जाए, तो 40 साल के बाद कोई कैरियर नहीं है, 40 तो बहुत ज़्यादा, 30 के बाद भी रह भी नहीं सकती, नहीं रहते रहो तो फिर उसका किराया कहाँ से दोगी, सब चीज़ें कहाँ से करोगे, जो नहीं है वो तो, मतलब वहाँ फिर उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ। तो ऐसे में उनके पास ट्रैफिकर बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं, वो ट्रैफिकर बन जाए, टिट फॉर टैट, जैसे समाज ने उनको दिया वो समाज को दे दें उसी लौटा के। तो इंसानियत की कितनी गंदी तस्वीरें हैं, है कहाँ इंसानियत, इतना भगवान है कहाँ रे तू, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं भगवान है तो क्यों अपने बंदे के साथ इतनी जाती करता है, क्यों अपने किसी, और एक जो स्वेच्छा से कर रहा है उसको तुम लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर, एक वो जो वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ों में सेक्स कर रही हैं, एक वो जो लग्जरी जुटाने के लिए होटलों में जा रही हैं, तो उनको अब तो शायद ऐसे एरियाज में कम लोग पाए जाते हैं, और ओयो होटल्स जैसे आप बोल रहे हो, स्पा सेंटर, इसमें ज़्यादा हो रहा है इसमें। अभी तो जो वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ समाज में अगर आम हो गई है बड़े लोगों के बीच में, ये कोई छोटे लोगों का काम नहीं है तो फिर हम किस कगार पे खड़े हैं, किस कगार पे खड़े हैं कि जिसकी चाबी वो उसकी आज, और अकेले आप आज भी लड़ रहे हो उन लोगों के लिए, और सरकार का कोई वो नहीं है,
जबकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार पे उनके नाम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सर्वाइवल, उनके रहने के लिए शेल्टर होम्स, ये सब एक बार कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इन तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती। अरे सुविधा, क्या बात कर रहे हो? उनके तो जन्म मरण प्रमाण पत्र भी हम ही बनवाते हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं। लेकिन जो ये मूवी बनी थी, आलिया भट्ट ने जो मूवी को प्ले किया था, मतलब ये मूवी बनाने का उनका यही तो था कि लोग जागरूक हो। नहीं तो कौन हुआ जागरूक उसमें? भाई आलिया भट्ट ने कि अकेले वो ने, भी लोग हैं, उनको भी समाज पाने का अधिकार है। ये तो बड़ा, ये तो मुझे चिल्लाते चिल्लाते 32 साल हो गए, और मैं तो इतना भी करती हूँ कि अगर मैं वैसे कम करती हूँ, लेकिन अगर मैंने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, कोई टॉक शो किया है, कुछ भी किया है, तो जब उसमें मैं मतलब आयोग से भी लोग बुलाए, मैंने कमीशन से भी लोग बुलाए, मगर उनको मंच दिया, वो भी साथ बैठेगी, उनमें से भी कोई ना कोई महिला बैठेगी। कोई एतराज़ करता तो उठ जाओ, मुझे परवाह नहीं, आईजी बैठा हो, डीआईजी बैठा, कोई बैठा, आप उठ जाओ, ये महिला तो रहेगी यहाँ। इसको क्यों सम्मान पाने का हक नहीं है कि मंच पे बैठे? इन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। जो उनके साथ में खेल के फिर घर पे अपना रिस्पेक्ट पाते हैं, उनका क्या है? उनका क्या है ना? तो मंच पे तो ये बैठेंगी, मैं देती हूँ ना मंच। रेस्क्यू के बाद उन लड़कियों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखो, एक तो असल में एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, इसलिए चैलेंज जैसी कोई चीज़ की तो हम बात ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि जिनका हम माँ बाप नहीं मिल पाते और एक्सेप्ट नहीं हो पाती, वो नारी निकेतन जाती है, सरकारी काम, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हैं, वो सब अपना करके भेज देते हैं। और जिनकी हम शादियां कर देते हैं, वो बेहतर ज़िंदगी, उनका फॉलोअप हमारा कभी कोई ऐसा होता है कि वो कोई ही उनका क्लाइंट ऐसा आए जो जिनके साथ में उन्हें मतलब जो शादी कर ले उनसे? हाँ हाँ, मैंने सार्वजनिक शादी की और कई की, लेकिन एक बहुत यादगार है मेरे कि मैं उस समय हापुड़ में CWC चेयरपर्सन, CWC समझते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मैं चेयरपर्सन थी। मुझे किसी ने फ़ोन किया कि बुआ जी आप आ जाओ और एक लड़की है, बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भाई हापुड़ से कूद के थोड़ी आ जाऊँगी, पर आ रही हूँ, बता क्या है? एक लड़की भाग के आई है। मैंने कहा तो उसको सेफ रखो, उसके पीछे लग रही होंगी वो औरतें, और मैं आ रही हूँ। मैं सीधे वहीं पहुँची तो बच्ची घबराई हुई सी थी और बोली कि मुझे लगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने कहा बेटा तुम तो शायद पेट से हो कि हाँ जी। थोड़ी ऐसे लग रही थी कि बंगाली पूठ हो उसकी। मैंने कहा ठीक है थाने लेके आ जाओ इसे। हम थाने पहुंच गए। फिर उसने मुझे रास्ते में कहा कि उसे भी बुला लो। मैंने कहा उसे कौन है अभी है? उसने एक नाम मुझे बताया। तो मैंने कहा क्या करेगा वो? बोले शादी करेगा मुझसे। उसने तो कहा है आ जाओ। मैंने कहा उसका फ़ोन नंबर है, तू मिला? उसने मिलाया, उसने कहा आ जा। तो उसने कहा वो आ गई क्या? कि हाँ आ गई। तो मैं आता हूँ। और अब मैंने देखा तो सामने वो लड़का वो रिक्शा चलाता वहीं। मैंने कहा तू भाई? बोला हाँ जी मैं शादी करूँगा और ये बच्चा मेरा है, जो उसके पेट में है ये बच्चा मेरा। चलो ठीक है, थाने में अभी कुछ लोग जो हमसे बड़े बनते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, मैंने शहर के एक मौजिज़ आदमी को फ़ोन किया। मैंने कहा आ जाओ, आप कहते हो हमेशा कि भी तुलसी कभी किसी रेस्क्यू में लेके जाओ, कोई नेक काम हमसे भी करा लो। और बोले आता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, थाने पे हम फिर हमने शहर काजी को किया। काजी साहब आज एक पुण्य का काम कर लो, आ जाओ। तो इतनी थोड़ी रिस्पेक्ट हमने कमाई है कि भाई हमारे कहने पर मना ना कर पाए। क्या करना है? मैंने कहा एक निकाह पढ़वाना। अरे मैं मौलवी को भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं आज तो आपसे पढ़वाना, आ जाओ। आ गए वो और आगे तो भैया थाने में आके उन्होंने देखा, इतने में वो आई एक मालकिन और पैरों में गिरे, मैंने नहीं कुछ करा, इसको मेरा कहीं मुकदमा। मैंने कहा कुछ नहीं, भाग जाए यहाँ से, दिखा भी मत शक्ल, लड़की सुरक्षित जा रही है अपने घर, तू जा यहाँ से। फिर हमने हिंदू शादी की हुई, मंदिर में सभी रहते हैं थाने मंदिर, वहीं शादी की। और वो जो सज्जन बुलाए थे हमने जो हिंदू थे, उनको पिता बना के कन्यादान कराया। फिर काजी साहब से कराया, काजी साहब ने निकाह पढ़वाया। अच्छा, दोनों, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। हाँ। और फिर काजी साहब से हमने कहा, मैंने कहा बेटी की शादी करते तो छुआरे बांटते ना। बोले बेटे करता तब भी बांटता। तो मैंने कहा मंगा लो, छुआरे खा के जाएंगे हम, तो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। सारे थाने ने खाए, हमने सब ने खाए। और ऊपर वाले का करम है, 3 बेटियां उसकी, और वो मेहनत से पाल रहा है, पड़ोस में ही रहता है, बहुत दूर नहीं। तो बहुत सुरक्षित हैं लड़कियां ऐसी। आपके लिए सबसे मेमोरेबल रेस्क्यू कौन सा है? मैं अगर कहूँ जिसकी मैंने आज तक कभी बात नहीं की इतने पॉडकास्ट में, करिए आज। मैं
एक छोटी सी बच्ची थी, जैसे कि 11-12 साल की ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे लग रहा था कि ये इस माहौल में रह के उम्र से बड़ी हो रही है। कभी कभी वो वैसे काजल लगाती थी यूँ करके, और मैं उससे ऐसे कहती था, तुरंत वो लेके अपना फ्रॉक पूंछना शुरू कर देती थी। तो कभी कभी मुझे लिपस्टिक लगाए मिलती थी, तो मुझे देखते ही मुस्कुराती और फिर लिपस्टिक पहुँचने लगती थी। आके बैठ जाती थी मेरे पास। मैंने उससे पूछा, तो इनमें से किसकी बेटी है? तो उसने कहा किसी की भी नहीं हो। बड़ी आँख नाक चलाती थी। मैंने कहा किसी की नहीं हो मतलब? बोली इन्हें ना पता मैं किसकी हूँ, ऐसे करके बोली ना। मुझे इतनी प्यारी लगी वो, सांवली सी लड़की थी। तो मैंने कहा तुझे पता है तू किसकी है? मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो छोटे से ही उठा लाई है। मैंने कहा तुझे कैसे पता तुझे उठा के लाए? मैंने सुना था। अरे मैंने कहा नहीं। मैंने छोड़ के उसे फिर मैंने मालकिन से पूछा, अरे मैंने ये कौन सी की लड़की है? ये सांवली सी लड़की, उन्हें वैसी किसी लड़की की तरह इसकी है। तो मुझे पता है कि इसकी होगी या नहीं। अगले दिन मैं गई फिर, और अब वो मुझे अगले दिन भी देख के थोड़ा सा संकोच करती है कि फिर आ गई। मैंने पूछा अरे मैं भूल गई वो लड़की कहाँ है जो इसकी माँ है। मैंने उस लड़की को बिल्कुल आंखों में भर लिया था, ये कौन है? इसकी माँ को बुलाई, क्यों? अब मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ, इसकी बेटी के लिए। लड़की मुझे नहीं दिख रही थी। तो उसने, आइए जरा, आ गई दूसरी लड़की। मैंने उससे कहा थप्पड़ इतने मारूंगी खींच खींच के कि कल दुरुस्त हो जाएगी। कल तो ये थी इसकी माँ, आज ये हो गई, झूठ क्यों बोल रही है? दीदी आपको तो पता है, पता ना कौन सी की है, हुई तो यहीं पैदा है, भगवान जाने कौन सी की है। मैंने ऐसे कह के पीछे छुड़ा दिया। मैं कहाँ थी? मैंने कहा कहाँ है, बुला तो उसे, मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। बैठ गई मेरे पास आके, मुझे बुला रही थी। मैंने कहा हाँ। मैंने धीरे से पूछा मेरे साथ चलेगी? तो कहाँ ले जाओगी? मैंने कहा बेटा जाएगी तो नारी निकेतन, मेरे पास तो नहीं रह पाएगी क्योंकि ये सरकारी सब काम है। तो बोली यहाँ तो ना आऊँ फिर। मैंने कहा अच्छा यहाँ क्यों रहना चाहती, क्या दिक्कत है? बोली ना कल को मुझसे भी गंदा काम कराएंगी और साल बाद 2 बार वहाँ जाके बच्चे थोड़ा और हो जाते हैं। मैंने कहा तुझे पता है क्या गंदा काम होता है? हाँ मुझे पता है। और अभी भी जो बहुत से कस्टमर वो आते ग्राहक, जो ग्राहक आते हैं ना, वो मुझे कभी कभी यहाँ से छेड़ते हैं, कभी यहाँ से छेड़ते हैं। तो मैं तो समझ जाती हूँ कि 1-2 साल में मुझे भी इसमें ही डाल देगी। मुझे निकाल दो, मुझे नहीं पता वो किसकी बेटी थी किसकी नहीं थी। एक दिन मैंने उसे कहा, अरे मैंने कहा सुन भाई मैं इससे जरा कुछ दिलवा लूँ नीचे से। वो कोई प्री प्लान नहीं, कोई मेरा साथी नहीं था उस समय। नीचे मैंने कहा मीडिया को नहीं कहा, कुछ को नहीं कहा। कहाँ तक ले जाओगी दीदी? मैंने कहा कुछ नहीं, ये टॉफ़ी वॉफ़ी के लिए कह रही, सामने से दुकान से दिलवा देंगे। और इस बीच में नीचे उतरते उतरते धीरे धीरे बात करते उतरती रही, और मीडिया को एक को फ़ोन करती थी बस में। मैंने कहा भैया एक बच्ची को बचाना, बस तुम्हारी सबकी मदद चाहिए। तब तक सब आ गए थे। और इतनी बदमाश लड़की कि उसने कूद कूद के बताया सबको, अरे मैं इनकी नहीं हूँ, ये तो बहुत ख़राब औरत हैं, और मैं तो पता नहीं किसकी उठा के ले आए मुझे ये, अब नहीं जाने क्यों मैं। और जो मुझे ये अभी नहीं रखेंगी ना आंटी, तो मैं तो वहाँ चली जाऊँगी सरकार के पास। और सरकार तो सबके माई बाप होते हैं, क्योंकि वो कहती हैं ऐसे, अजी हुजूर माई बाप है आप ही हमारे पुलिस वालों को। तो वहाँ पे चली जाऊँगी मैं, तो मैं यहाँ नहीं रहूँ। और नारी निकेतन नहीं जाते हैं, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँ। मेरे से सुन लिया था नारी निकेतन, सब बहुत ऐसे। और उसकी मैंने कहा भाई इसकी वो मत करना आप, तुम मतलब अखबार में मत छापो, आज कुछ मत छापो, ये इसको भूल जाने दो सब चीज़ें। फिर वो नारी निकेतन में उसकी शादी हुई, बड़े होने के बाद थोड़ा पढ़ी भी वो, 2-4 क्लास जाते तो नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अच्छी जगह ठीक ठाक है। जब डीएम साहब शादी करते हैं तो बहुत देख दाख के करते हैं भाई, पूरा प्रशासन होता है उसमें। अच्छी खासी उसकी शादी हुई, वो वहाँ से बची। और वो हमेशा मुझे जब भी मैं जाती तो ये कहती थी आ गई तुम, ऐसी। मैं नानी के तो मिलने जाती हूँ उनसे। जब रेस्क्यू करते हो आप तो सारे जो भी वहाँ से रेस्क्यू होते हैं वो सारे नारी निकेतन में आते हैं। जो जिनका परिवार नहीं आया है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो नारी निकेतन जाएंगे, स्वाभाविक है। तो वहाँ वो क्या करवाते हैं, मतलब कुछ नहीं, उनको सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नारी निकेतन में। ऐसा नहीं है कि भाई ये यूं ही पड़ी हैं, खाना बनाने भी सिखाते हैं, भाई बनाओ सब एक दूसरे के, वहाँ कोई खाना बनाने वाला रहना खाना पीना सब वहीं होता है। हाँ नारी निकेतन है तो वो एक किस्म की जेल, लेकिन अब वो सिक्योरिटी के पर्पज से ठीक भी है, क्योंकि बाहर जाएंगी तो सैकड़ों लोग हैं जो उनको गिद्ध की तरह नोचने के लिए बैठे हुए। पर बाई दफे मैं तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो लोग नारी निकेतन में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया उनको जानती है, फिर क्यों नहीं बाहर रह सकते? नहीं नहीं नहीं, बाहर उनके पास क्या है भाई, वो किराया कहाँ से देंगी? बाहर क्यों सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी? वहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी है।
उनकी शादी होने तक या वो कोई जॉब कर ले। भाई 18 के बाद अगर कोई लड़की वहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग इस बात पे दबाव देते हैं कि या तो इनको शादी करके भेजो या इनकी नौकरी लग जाए, क्योंकि ऐसे रहेंगे तो समाज इतना गंदा है कि भाई इनको भी कुछ रास्ता नहीं दिखेगा और कुछ करने के अलावा वो नहीं, एक नर्क से निकल के दूसरे नर्क में नहीं। इतनी समाज में जागरूकता होती तो वो बच्चियाँ उस नर्क में फंसती क्यों। अगर कोई काम इंसान आपकी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो अपने आप में हिम्मत जुटानी होगी। समाज का भय भूलना होगा। समाज क्या कहेंगे, ये जो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। जब ये बात सीख लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं आज भी, देखो मेरी बात ख़राब लगेगी सबको, आपके व्यूअर्स को भी, कि मुझे कल भी किसी ने फ़ोन किया, जी मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा गाइड करो। मैंने सिरे से उसको नकार के कहा कि ये काम मर्दों के लिए नहीं, क्योंकि आप पे ज़रा सी देर नहीं लगेगी इल्ज़ाम आने पे। तो उसने कहा नहीं मेरी बीवी ऐसी नहीं। मैं वो छोड़ो, बीवी की बात नहीं कर रही। बीवी को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन समाज को नहीं कर सकते। और वो औरतें तुम पे क्यों भरोसा करेंगी, तुम्हारे रेस्क्यू पे क्यों भरोसा करेंगी? उनको एक मर्दी तो वहाँ छोड़ के गया, तो तुम्हारे रेस्क्यू पे क्यों भरोसा करेंगी? वो मैं नहीं करती। वो भी नहीं करते किसी को ना, वो नहीं करेंगी किसी। वो मुझ पर ही लगने में मुझे 6 महीने लग जाते हैं एक लड़की को निकालने के लिए, अपना भरोसा जीतने के लिए उनका। तो मर्दों का कैसे कर लेंगी वो? और मैं अपने किसी जेंट्स वॉलंटियर को भेजती नहीं। रेस्क्यू में रहते हैं इधर उधर करके, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। ऐसे नहीं भेजते आप? कभी भी नहीं। वो तो पैशन करना होगा जब आप मन से बना ले, और विशेषकर महिलाएं, क्योंकि महिला लोग कहते हैं ना महिला महिला की दुश्मन होती है। तो महिलाओं को दोस्त बनना होगा महिलाओं का, और तब उनका कुछ कर पाएंगे। उनके दर्द को समझना होगा। ये सोच के नहीं, लोग वहाँ ये सोच के जाते हैं समाज सेवी भी, जो खराब औरतें इनको तो निकालना ही है यहाँ से, ये समाज को गंदा कर रही हैं। ये सोच के जाएं वो आपकी भी बहन बेटी हो सकती है कि वहाँ जिनको जो लेके आया फिर कोई ऐसी जगह पे ना फंसे, तो इनको निकालना ही इतना करें तो आगे आए, नहीं तो आने की ज़रूरत ही नहीं। मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान भर में 8 से 10 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आपके लिए असली सफलता का मतलब क्या है? जो मैंने पाया, मैं बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं निकाल सकी, लेकिन मेरे जीवन की एकमात्र सफलता यही है कि मैंने किसी बिसूरती हुई लड़की को वहाँ नहीं छोड़ा जो मेरी नज़र में आ गई। उसके लिए फिर मुझे अपनी जान देनी पड़ी। भाई मैं मर भी गई थी बिल्कुल लगभग सब। कैसे क्या हुआ थोड़ा? मतलब मेरा एक एक्सीडेंट करा दिया गया था, दूध का टैंकर चढ़ा दिया गया था, तो पर मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सब रोड पॉट पड़ी, बहुत दिन बीमार रहे, बहुत ख़राबी हालत रही, लेकिन मैं फिर से उठ के गई, फिर से खड़ी हो गई, फिर से खड़ी। मालकिन ने? हाँ हाँ, और कौन, दलाल थे, कुछ किया। आप अपने मिशन के वो अगले 5-10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? अब ये क्यों सोचते हैं हम 5-10 साल जिएंगे? भाई हमें तो पता नहीं, हम कल भी ना रहें, है ना। 61 साल के होने जा रहे हैं, तो अभी कैसे कोई जीवन का तो है नहीं। पर बाकी ये देखती हूँ कि जिस दिन आखिरी दिन भी हो, उस दिन किसी बच्ची का हाथ हाथ में हो, बस। इतना प्यार कैसे हुआ आपको? आप भी देखोगे तो उनसे प्यार हो जाएगा। उनके मासूम से चेहरे जिन पे भाव नहीं है, कैसा भी, ना अच्छा ना बुरा। वो एक कस्टमर को झील के अंदर से आती हैं तो वो ऐसे आती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस। और तभी दूसरा कस्टमर आ जाए तो सारी भाग के जाएंगी, एक्सपोज करने खुद को कि मैं या मैं, क्योंकि कंपटीशन है। शाम तक उनको इतने पैसे कमाने ही हैं, कम से कम 2000 रुपये अगर वो नहीं कमा रही तो उनको रोटी नहीं मिलेगी शाम को। फिर सोचो। और कभी ना आए कस्टमर तो? ना आए तो भूखे रहो, बाकी चीज़ें पूरी होंगी। बाकी जो रह गया आपके हिस्से का वो आप कल देना, मत खाओ। कोई शेयर कर ले अपने में दे दे, अलग बात है खाना, नहीं तो नहीं खाओ। जरूर नहीं कि आप खाना ही खा के कभी इनके लिए एक्शन नहीं लिया क्या गवर्नमेंट ने, मालकिनों ने? ये होता ही क्यों मार्केट, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। एक्शन क्या लेना था, इनको पुनर्वास ही तो करना था। इनको तो वो सब हुए हैं, हाई कोर्ट से मान लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स भी किए, मगर सबने लिख लिख के भेज दिया, हमने तो पुनर्वास कर दिया सबका। फिर ये कौन औरतें हैं जो वहाँ रह रही हैं? कुछ नहीं है, किसी की कोई मंशा नहीं है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर मंशा होती तो पूरे हिंदुस्तान भर में 8 से 10 लोग ना होते इन औरतों के लिए काम करने वाले। और हम भी क्या कर पा रहे हैं? क्या
बस यही तो कि हम उनको निकाल दें, निकाल। उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करें। पर क्या ऐसा हो रहा है कि पूरे के पूरे जो आउटडेटेड हो गई, जो उम्र दराज हो गई, उन्हें हम क्या दे पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस इतना करती हूँ मैं कि दूसरे और कोई करे या ना करे कि वो जो बेअदबी से रेड की जाती वो मैं कभी नहीं करती कि जी हाँ इनको मारा जाए, पीटा जाए, निकाल दिया जाए और वस्तु की तरह खदेड़ के भेड़ बकरी की तरह से एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, वो मैं कभी नहीं करती, वो करूँगी भी नहीं कभी। तो वो तो हो ही नहीं सकता कि आप ये सोचो कि सोसाइटी कुछ करेगी। सोसाइटी तो पहले से ही ना खराब औरतें मान के बैठी है, समाज के एजेंडे, सरकार के एजेंडे में नहीं है, तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? लोग आगे नहीं आते, आ रहे हैं लोग इसके ज़रिए, लोग कह रहे हैं हमें बताइए हमें कैसे करें हम। भाई मैं क्या बताऊंगी तुम्हें? और ज़्यादातर आदमी आ रहे हैं, औरत नहीं आ रही है। आदमियों की तो वो जगह ही नहीं, तो आदमियों को कौन वहाँ जीने देगा? पर मतलब इतना तो अच्छा हुआ पॉडकास्ट से हाँ, कि सारे लोग जागरूक जागरूक हुए और लोगों को इनके प्रति थोड़ा सा एक संवेदना हाँ, संवेदना आई है, उनके सद्भावना प्रति भी हुई है कि भाई ये इतनी बुरी औरतें नहीं जितना आप नहीं कह है। रहे हो। और मैं कहती हूँ कितनी भी बुरी नहीं है, लॉजिकली सोचा भी जाए तो बुरी है ही नहीं। है नहीं। एक इंसान है जो घर में बैठ के इतना बुरा है जिसका पता किसी को नहीं चल रहा, किसी को नहीं चलता। और कौन है वो लोग जो वहाँ जा रहे हैं? वो तो हमारे आपके बच्चे, बहन, बेटे यही है ना जो ऊपर जा रहे हैं। तो बुरे तो वो है ना, उन्हें रोकिए, उनको समझाइए अपने बच्चों को गलत है किसी औरत का इस तरह शोषण करना। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं कहती हूँ सरकार से भी, जो मैं नीति निर्धारक लोग हैं मैं उनसे भी कहती हूँ कि हमारे कानून की एक परिभाषा है कि अपने शारीरिक श्रम के बदले पैसा लिया जाए, वो आपको श्रम की श्रेणी में लाके खड़ा करता है, आप वर्कर हो जाते हैं। इनको आप सेक्स वर्कर कहते हैं, ITP एक्ट के तहत भी कहते हैं। वो भी तो अपने शारीरिक श्रम से ही पैसा ले रही है ना, फिर उनको वो हकूक क्यों नहीं जो दूसरों को है? आप मजदूर कार्ड बना रहे हैं, ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, आप मजदूरों को हेल्प दे रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी में मदद कर, इनके पास वो कार्ड्स क्यों नहीं है? या तो मैं झूठ बोल के बनवाऊँ कि ये जी लेबर का काम करती है, ये जी घरों में चौका बर्तन करती है। क्यों? अगर ये झूठ बोला तो सेक्स वर्कर तो बनती ही रहेंगी। राइट, आप लिखिए उस पे कि ये सेक्स वर्कर हैं, इनके एक पूरे ग्रुप का पुनर्वास करिए, वो नहीं करेंगे। बस ये बात है, वो नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी तो मेरे ज़रिए सब मुझे लोग कहते हैं कि दूर तक जा रही है। भाई अमेरिका से बात कर रहे हैं लोग मुझसे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क सब जगह से कर रहे हैं कि लोग दूर तक बात जा रही है, सरकार तक जा रही है। किसी दिन पता लगा कि किसी ने गोली मार दी है, मर भी। अभी क्या उम्र रह रही है किसी के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, बस इतना है। इतना रेस्क्यू के दौरान आपकी कोई ऐसी घटना जो आज तक अभी नहीं भूल पाया? ऐसी तो हर घटना ऐसी है कि जिसको भूल पाना इतना आसान नहीं था कि जब एक लड़की को निकाला और लड़की का भाई सामने खड़ा है और लड़की पहचानने से इनकार कर रही है, नहीं मेरा भाई नहीं है। फिर मैंने मालकिन को दिया घुमा के ऐसे उल्टा करके जो थप्पड़ दिया, मुंह उधर कर ले तब कहने दे। अब वो ऐसा कैसे कैप्चर हुआ, ऐसा कैसे उसमें चला, थप्पड़ मारा। मेरे साथ के जो लोग, इतनी गंदी गालियाँ आप देती हो, भाई मैं तो इससे भी बुरी देती हूँ। ये कोई वो नहीं है कि जिनसे आराम से जब आप थाने में बिठाते हो किसी को हिरासत में, वो जो 4 डंडे मारते हैं जब नहीं कहते आप मैं तो गाली दे रही हूँ। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने तबाह कर दिया एक पूरा जीवन। तो वो लड़की कहती है कि जब तक जैसी उसका मुंह फिरता तैसी वो भाई के गले लगती है। 1 सेकंड भी नहीं लगा, कहना नहीं पड़ा भाई को कि ये मेरी बहन है, और उसके गले लग के फूट फूट कर मुझे यहाँ छोड़ के मत जा भैया, लेके चल मुझे अभी। हमने फिर उसको भगाया, हमें पता है कि जान भी खतरे में पड़ती है, कि तू भाग जा अपनी बहन को लेकर, नीचे पहुंच जा। नीचे हमारे सब साथी खड़े, यहाँ मैं देख लूँगी इसे जो करेगी, कि भागेगी, उससे पहले भागने नहीं देती, क्योंकि जीने में से भाग के शोर मचाती है, लड़की को बीच में से खींच लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिक्कत देती हैं उस समय। वो जीने उनके जिनकी ईंटें घिस गई हैं, उन पर गिरने में 1 सेकंड लगती है, ऊपर से आदमी सीधा नीचे आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मेरे पीछे से कपड़े भी फाड़ती हैं, मेरे बहुत सारी चीज़ें कर देती हैं। तो ऐसे में बच्ची को बचाना हमारे लिए ज़रूरी था। जब मैं ऐसे कैसी वो जब भाई यूँ लेके जा रहा है, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बेटी विदा हो रही है आज। मैंने 2 दिन मेरे घर रही वो लड़की, लड़का भी रहा, उसका भाई भी, क्योंकि उनको नेपाल जाना था, तो मैं अपने घर पे ही रखा उसको।
और वो 2 दिन में ऐसे हो गई थी कि जैसे ये तो कभी वहाँ रही नहीं। हंसना खेलना, और लाओ मैं मुझे ये बनाना आता है, ये मैं बनाती हूँ, क्योंकि प्योर हिंदी बोलने लगी थी यहाँ के, जरा सा भी पुट भी नहीं रहा था। मुझे ये बनाना बहुत अच्छा था। मैंने कहा इतने साल तो नहीं बनाया वहाँ। बोले अच्छा मुझे आप इसलिए मना करती हो कि मैं ऐसी जगह से आई हूँ। तो फिर वो कैसे बनाती, मैं सुबह उठाती हूँ, मैंने कहा चल मेरे लिए चाय बना। फिर मुझे याद, मैंने कहा फिर मुझे याद आएगी तेरी, तो बोली मैं आ जाऊँगी बैठ के। तो ये कुछ ऐसे पल हैं जो सहेज के रखने जैसी चीज़ें हैं, मेरे दिल में रख रखे हैं उसमें। बस इतना है। अच्छा, इतने सीरियस काम के बीच आपको रिलैक्स करने का सबसे पसंदीदा तरीका क्या है अब मेरे सब साथी, मैं इनसे हंसती हूँ, मैं बेहुदा मजाक करती हूँ इनसे, ये मुझसे बेहुदा मजाक करते बिना ये सोचे अरे ये तो माँ है 61 साल की हो रही है, इससे तुम क्या मजाक कर रहे हो। मैं उससे बुरा इनसे करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। कुछ भी कहती हूँ, रास्ते भर मजाक करते हैं हम, कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, कहीं कुछ खड़े हो गए ठेले पे, कहीं भी। बस रिलैक्स होने के बहुत सारे तरीके तो मेरे। जो ये खर्चा होता है, जैसे रेस्क्यू करते हो हाँ। आप लोग, तो खर्चा कैसे वो करते हो आप? मांग लेते हैं हमारे, तो मेरा बेटा कहता है मम्मी सोने का कटोरा तुम्हारे हाथ में दे दो, तुम तब भी भीख मांगोगी। क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चे जिनके एडमिशन कराते हैं जिनके हॉस्टल में, तो उनके पैसा तो चाहिए, तो मैं मतलब सबसे उन्हीं मांगती जो हूँ। जिन बच्चों को रेस्क्यू करते हो, उनके बच्चे उनके जो वहाँ बच्चे। रह भी रही हैं। हाँ, मैंने कहा मुझे दो पैसे भाई, कहीं से तो अच्छा, दो। जो वहाँ रह रही है उनके बच्चे पढ़ते हैं? सबके पढ़ते हैं। अब तो MBA MCA करके वो यही रास्ता था कि वो अपनी माँ को बाहर निकालें। हाँ। वो जब कहेंगे कि मम्मी ये अच्छा काम नहीं, छोड़ दो। और अब वो कुछ बच्चों के वो भी खर्चा उठाते हैं। दुबई में 2 बच्चे हैं, वो उठा रहे हैं कुछ बच्चों के खर्चे। एक लड़की बैंक में हुई है अभी पिछले साल की बात है। वो अपनी माँ को पुनर्वास करके लेके गई है और फिर से अपने नाना नानी से मिलवाया है, बेहतर ज़िंदगी के लिए खड़ी हुई है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब ऐसे लोगों के लिए मुझे मांगने में कहाँ देर लगती। और मेरी तो पहचान है, मैं तो कहीं खड़ी, अगर किसी बच्चे को अपने को भी ले जा रही हूँ, मतलब यहाँ तक हालत है कि बाज़ार में गई मैं एक दिन, और मैं ज़्यादातर वैसे तो बांध लेती हूँ दुपट्टा, पर फिर नहीं बांध रखा था, ऐसे ही घर से उठी एक सूट में ऐसे ही चली गई, और बच्चा मेरे साथ था। एक महिला मुझे बहुत दूर से देख रही थी, और मैं कल पढ़ रही थी उनका अखबार में, शायद किसी कॉलेज में, मतलब बहुत देर तक देखती रही। जैसे मैं पास आई, वो मेरे पास आई और उन्होंने हाथ में, मुझे लग तो गया था, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। फिर बोले आप मुझे पहचाने नहीं? मैंने कहा सॉरी, नहीं मुझे ध्यान आ रहा, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो कोई रेस्क्यू करने आई है? अरे बाजार में रेस्क्यू? मुझे दुकानदारों से पिटवाओगे भाई, ये मुझे सामान भी नहीं देने के हैं बाजार में, मैं ये दुकानों में कहाँ रेस्क्यू करूँ? मतलब जैसे टैग हो गया कि भाई रेस्क्यू करेंगे, कहीं भी जाएंगी तो रेस्क्यू करेंगी। चाय की टपरी पे हम कभी कभी इकट्ठा मिल लेते हैं सब, जो भी हमारी साथी महिलाएं। कोई रेस्क्यू की तैयारी हो रही है, निकला कोई आदमी और रुका, बहुत शर्मा, हाँ कोई रेस्क्यू की तैयारी है। और भैया हमने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मिलेंगे अब चाय की टपरी पे, घर पे मिलेंगे। अतुल शर्मा तो अब ब्रांड बन गई है। रेस्क्यू कर क्यों, कुछ और बना लो। लेकिन मतलब बाजार में पूछना तो मुझे ऐसा अजीब लगा उनका। और वो मेरे साथ बच्चा था हमारा भतीजा, वो मेरे से कहने लगा ये कौन सी बात हुई, बताओ यहाँ भी आए कोई ये रेस्क्यू हो रहा है, मुँह ढक के चला करो। अच्छा भैया मुँह ढक लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो मैम जैसे जो ये लड़कियां होती हैं, उन्हें पता है कि जो हमारा बच्चा होगा उसकी भी लाइफ ऐसी होनी है, तो फिर वो लोग ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं? उनके पास कहाँ है डिसीजन, पहला बच्चा तो होना ही होना है। मतलब अगर कोई भी लड़की आई, वो उसको पहला बच्चा तो हो गई, उसी के सहारे तो रुकेगी। माँ का बच्चा छीन लो, कहाँ जाएगी? अच्छा, इनका एक लॉजिक है, मतलब टेक्निक है कि आपने किसी महिला को अगर लंबे समय तक रोकना है तो उसे बच्चा, हाँ, बच्चा चाहिए, बच्चा, और 1-1.5 महीने का बच्चा छीन लेते हैं। अब माँ कितनी भी तड़पती रहे, दूध सूखने की दवाइयाँ देंगे, दूध पीने नहीं देंगे, ताकि बच्चा छीने ही ना, उसको जाने ही ना कौन है। तो दूर रखेंगे, और 200 रुपये मिलने का देना होगा जब भी मिलने का मन करेगा। तो फिर उसके बाद उनकी मर्जी है। बस इनको गाली नहीं दे सकते अब कि भाई ये इनको बाप का नहीं पता, क्योंकि अब उन्हें पता है कि किसके साथ हम बिना प्रोटेक्शन के, और ये किसका बच्चा है। बस पहले बच्चे का नहीं पता होता, लेकिन दूसरे बच्चा अगर उन्होंने किया है तो उसका उन्हें पता होता है किसका है। वो ऐसे पाल नहीं सकती ना अपने बच्चों को जैसे नॉर्मल महिलाएं पालती। नहीं, जितने दूर बच्चा रहेगा माँ से, वो उतनी तो आपकी खूटे से बंधी गाय हुई रहेगी।
कैसे जाएगी? तब तक कहीं नहीं जाएगी। माँ तो माँ है, मैं हूँ, वो हूँ, कोई और हो, वो नहीं होने क्या। तब तक रहेंगे। 200 रुपये लेना है। 200 रुपये एक बार मिलने के 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये बहुत गहरा और काला एक समाज है जहाँ जिसमें कुछ नहीं दिखता, अंदर जाके कुछ नहीं दिखता। क्या है? एक अलग दुनिया है, अलग उनकी रिचुअल्स हैं, अलग उनकी सोच है, अलग समझ है, कुछ अपने जैसी नहीं। उनके लिए कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल कुछ नहीं। हम करते हैं उनके बीच, जैसे होली जाके खेलते हैं, ज़बरदस्ती गाना गाने के लिए बिठाते हैं, ढोलक मंगाते, चलो गाओ, कुछ भी गाओ, नहीं आ रहा है, मल्हार नहीं आ रही है, होली के गीत नहीं आ रहे, कुछ भी गाओ, नाचो, चलो। तो वो एंजॉय करने का उनका दिन होता है, करते हैं। अभी तो दिवाली पे भी हम लोगों ने उनको करने के लिए मजबूर कर रखा है कि दिया तो जलाओ और कुछ करो ना करो, कि ज़िंदगी में क्या दिए, नहीं जलाओ, दिए जरूर, चाहे उसके लिए वो मुझे ही भेजने हों, मोमबत्तियाँ भेजनी हो, कुछ भी भेजनी हो, लेकिन कराते इस तरह से। बाकी और कोई त्यौहार नहीं होंगे। और क्या करेंगी? करवा चौथ करेंगी, अहोई अष्टमी करेंगी, क्या चीज़ करेंगी? बताइए, कुछ नहीं उनको करना, कोई फेस्टिवल नहीं, मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जिसमें प्राण तो है पर शक्तियाँ नहीं है। ना कुछ नहीं। आपकी फेवरेट बुक, मूवी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? ये मुझे मासूम पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, मैं कभी भी देख सकती हूँ उसको। या फिर जाने भी दो यारो, देखिए तुमने कभी? नहीं देखी, देखना आप। जाने भी दो यारो है एक पुरानी फिल्म, उसको ज़रूर देखना। तो मैं जब बहुत मतलब थोड़ी मुझे हेक्टिक सा हो रहा हो, मैं जाने भी दो यारो लगाऊंगी और उसको देखूंगी, अकेले हंसूंगी, अकेले खुश रहूँ, कोई नहीं है मेरे साथ देखने वाला तो ना देखे, मैं उसको देखती हूँ। या फिर मासूम देखती हूँ, जब मैं किसी बच्ची को नहीं बचा पाती तो मुझे वो मासूम फिल्म में ज़रूर देखती हूँ। अगर नहीं देखी हो ज़रूर देखना, कभी शेखर कपूर की फिल्म है और दी बेस्ट फिल्म है, मैं इसको कभी नहीं भूलती हूँ। मासूम बहुत पुरानी पिक्चर है और ये दो फिल्में मुझे सबसे अच्छी हैं। फेवरेट सॉन्ग आपका जो आपको मोटिवेट करता हो? पता नहीं वो मोटिवेट तो नहीं करता, लेकिन मुझे पहले से, मैं गुनगुनाती रहूँगी, कुछ काम करूँगी तो भी वो बसंती पवन पागल नाचा रे नाचा, बस ये गाना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। गुनगुनाएंगे थोड़ा? नहीं मैं बाथरूम सिंगर हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए पावर मिल जाए, कुछ भी बदल सकते हो आप, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? सबसे पहले कहीं ना कहीं ये करूँगी कि इन सब महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था, वहीं रहें, वो वहीं रहें टोटली, बिल्कुल ये सब बंद की कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन उनके पुनर्वास और उनको कुछ काम सिखाने की पहल और उनकी एक रोज़गार की पहल जो की भी गई लेकिन वही नहीं, और वो अगर हो जाए तो ये बाज़ार सारे ही बंद हो जाएंगे, सब जितने भी चल रहे हैं। यार एक मेरा पर्सनल सवाल है, ये आपके फेस में ग्लो का राज? मैं हंसती हूँ, खुश रहती हूँ हर हाल में, हर हाल में। हाँ बस उस दिन को छोड़ के, जिस दिन एक बच्ची, सुकून बहुत मिलता है उस दिन भी, जिस दिन एक बच्ची को बचाती हूँ तो चैन से सो तो नहीं पाती, लेकिन उस समय सो जाती हूँ कहीं भी गिर के, ऑफिस आई तो ऑफिस में सो गई, मतलब वो आपके लिए सुकून का पल होता वो मेरे सुकून का पल है। लेकिन फिर अगले दिन से वो बेचैनी कि भाई फिर से कोई लड़की ना आए, कोई ना आए। अब बाकी मैं हंसती हूँ, सब बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा होकर। पॉडकास्ट का रिकॉर्ड तोड़ना है आपने। अभी कौन सा वाला? ये 55 इसलिए कर रही हूँ जब तक आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जाए। सोचती हूँ कि किसी के 10 भी हैं फॉलोवर, 10 जगह तो जाएगी। हाँ 10 जगह है ना, लोग कुछ तो जागरूक होंगे, कुछ तो लगेगा कि इस काले अंधेरे सच में भी कोई कहीं उजाले की किरण जागेगी, कुछ ना कुछ तो। मतलब इस समाज के लिए भी होना चाहिए इन चीज़ों के लिए ना, क्योंकि कोई तो है वो जो सक्षम हो, वो आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ सुनी जाए और ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाए, बंद हो, बिल्कुल होने चाहिए ये बंद, है ना। हाँ। क्योंकि लोग तो कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं कि ये नहीं होंगे तो भैया बलात्कार हो जाएंगे, ये हो जाएगा। घटिया सोच है कि 9 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, ये तो बाजार है। निर्भया के साथ होता है, या वो हैदराबाद वाली डॉक्टर के साथ होता है, तब भी है, बाजार होते हुए भी हुआ है, वो तो फिर कहाँ है ये बकवास।
मैनिपुलेटेड है ये पूरा, हाँ ये सब कि मैनिपुलेटेड आप है। किसी भी नेगेटिविटी को मैनिपुलेट करो, हाँ उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हाँ करो कि बस। भाई उनके कारण रोजगार चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, तो जब होंगे ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। कुछ तो करेंगी ना वो। आप ना जाओ वहाँ तो कुछ भी करेंगी। वो तो खुद कहती हैं कि हमारी तो दुकान है, आप दुकान पे आना बंद कर दो, कस्टमर आना बंद कर दे। तो और फिर क्यों हमारे यहाँ आने वाले को आप इंसान नहीं कहते, आप भी तो ग्राहक ही कहते हो, कस्टमर ही कहते हो। दुकान पे आने वाले को भी अब कस्टमर कह रहे हैं, तो फिर उनको बंद कर दो कस्टमर आना। एक दुकानदार के सामान परचून की दुकान कर रहा है, उसके यहाँ दुकान वो नहीं आ रहे हैं ग्राहक, तो वो कुछ और करेगा। आप पे अगर मूवी बने तो उसका नाम क्या रखोगे? ये तो बनाने वाला तय करेगा। फिर भी बिंदिया नहीं, रोली है, रोली रोली। वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। पर रोली के बारे में जान सकते हो? हाँ जान सकते हो। रोली भी एक बच्ची थी कि जो मात्र 16 साल की उम्र में HIV पॉजिटिव होकर मर गई, और उसको उस पर एक फिल्म भी इन बच्चों ने बनाई है। यही उसमें मालकिन भी बनी है। और उसका एक पक्ष ये भी है कि जब वो फिल्म हमारी एक बड़ा एक सरकारी कार्यक्रम में चली, तो किसी ने पूछा ये आपके साथ काम करने को कैसे तैयार हुई, मतलब ये इतनी रियल एक्टिंग करती है कि मैंने कहा कैसे, मतलब मैंने कहा तो ये किया इसने, तो बोले नहीं तो वहाँ से कैसे लाई आप। और मैंने कहा बेटी है हमारी भाई, ये आप क्या बात कह रहे हो, ये कोई वहाँ से थोड़ी आई है, ये तो ऐसे भाई। बोले इतनी रियल एक्टिंग इसने की, बहुत अच्छी एक्टिंग उसमें रखी है। वो बच्ची 5-6 साल की बच्ची थी, बहुत मुश्किल से माँ बाप को शायद पैदा हुई थी, तो माँ हर रोज़ बंगाल से थी, वो कहीं से रोली लगाती थी पैर में। अच्छा। और जिस स्कूल भी नहीं भेजने को तैयार थी, 5-6 साल की हो गई थी। फिर फादर ने कहा भाई स्कूल तो जाएगी ये। और वो पहला दिन था कि जब वो भूल गई उसकी माँ उसको रोली लगानी स्कूल के शूज़ बनाने में। बाद में उसको याद भी आता है, वो जैसा उस बच्ची ने बताया इतना उसको याद था बराबर, कि फिर मम्मी को याद आया कि मेरे तो आज रोली नहीं लगाई। तो भाग के आई भी और पापा ने मना कर दिया कि अब जूते नहीं उतरते, देर हो रही है। और उन्हीं कह दे कि मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें कि कहाँ नरपिशाच नहीं है, आपके बिल्कुल बराबर में है। वो उन्हीं के घर में काम करने वाला नौकर, वो चलते चलते फादर उससे ये कहेगी बेटा इसको स्कूल से जल्दी ले आना, आज पहला दिन है, डर जाएगी, मैं दुकान जा रहा हूँ। और वो चले गए, फिर नहीं आई रोली कभी, उसने उसको बेच दिया। और वो कितनी जगह बिक के यहाँ आई। तो जिस समय वो, मतलब मुझे अच्छी लगती थी वो लड़की, अब मुझे उसकी मालकिन ने बुलाया कि एक बार आ जाओ, तब मैं उसको रोली कहने लगी थी, और तो कुछ और ही बुलाते थे। तो मैं गई बहुत बीमार, और उसने मुझसे ये कहा आ गई आप, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी दरवाजे पे, क्योंकि उसने मुझे ये कहा था जब मैं स्कूल जा रही थी कि अच्छा वापस आ जाओ, मैं जब रोली लगाऊंगी तो आप मुझे रोली लगाओगी। मैंने कहा हाँ। मैंने मालकिन से उसकी पूछा बात क्या है, तो बोली कि ये मतलब अब HIV पॉजिटिव है ये। और ये जब मैं फिर उसके पास बैठ गई, मैं भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे भी, तो उसने मुझे कहा कि मेरी आखिरी बार रोली तो तब लगी, और फिर मुझे कभी रोली नहीं लगी, लेकिन हाँ तब लगी जब मुझे ये मालकिन की तरफ करके कहा कि इन्होंने मुझे रोली लगी मेरे पर गाल पे लगी, मुझे थप्पड़ मारा, और फिर मैंने कभी जिद नहीं की। अब आप आखिरी बार लगाओगी मुझे रोली। तो वो पल बहुत बुरा था, मतलब मालकिन भी लगा रही थी, मैं भी लगा रही थी। और वो मर गई। वो फिल्म भी इन लोगों ने इतनी मार्मिक बनाई कि वहाँ भी हर आदमी रोया जब उस फिल्म को देखा। कोई उच्चाधिकारी थे सभी। सिनेमा रोली का कहीं जिक्र नहीं करती कभी। अंदर से मुझे
कितनी तकलीफें आप छिपा के बैठे हुए हैं। अच्छा है वो चली गई। पॉडकास्ट के जब से पॉडकास्ट करने आपने शुरू किए तब से उन कहानियों के जरिए अपना दुख आपका निकल जाता है बाहर। हाँ, यह समझो कि आदत है फिर और। नहीं वो दुख निकल जाता है बाहर, हाँ ये भी है। क्योंकि वो बोझ, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो बोझ हाँ कितना समय से आपके अंदर था। हाँ तो है। वो तो जीते जी रहेगा। बहुत बड़ा होता है, 562 लड़कियां, बहुत लोगों को लगता है कि कम है, लेकिन सीने में है सब। आपके बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मैं यहाँ ये बता दूं कि मैंने हमेशा, लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि मैंने अपनी फैमिली को एकदम सेफ करके रखा। कभी सामने नहीं, लोग जानते भी नहीं थे कौन मेरे हस्बैंड है, कौन मेरे बच्चे हैं, कोई नहीं जानते। अब हाँ, नहीं, मैंने कभी नहीं किसी को भी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों पे आँच आती तो फिर शायद मैं टूट जाती। मतलब किसी को ये पता नहीं था कि आपके बच्चे कौन? ना ना, कोई नहीं पहचानता मेरे बच्चों। मैंने कभी सामने भी नहीं आने दिए, कभी भी, किसी परिस्थिति में बच्चे नहीं आए सामने। तो और इसीलिए शायद उन्हें गर्व होता होगा। हाँ, बहुत बहुत। मेरी बेटियां हैं 2, मेरा बेटा है एक, और हालांकि सब अलग अलग रहते हैं, अब दूर दूर हो गए हैं सब, लेकिन बराबर मेरे, उनके लिए माँ से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और ख़ासतौर पर मेरी बहू। बच्चे तो अपने हैं, लेकिन बहू बार बार जब लिख के भेजती कि मुझे आप पे बहुत गर्व है, हाँ, तो सच्ची मुझे कुछ लगता है। पूरे हिंदुस्तान को भी होना चाहिए आप पे गर्व, क्योंकि कहीं ना कहीं उन मासूम चेहरों की खुशी आपने फिर से लौटाई है। ये तो मैं सोसाइटी पे छोड़ती हूँ। मेरे पास इसका कोई जवाब और नहीं सबसे है। बड़ी बात है मैम, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हों, उसके बाद आप करो तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास कुछ ना हो, हाँ, कोई सोर्सेज नहीं हो, नहीं, कोई सोर्सेज सपोर्ट मैंने नहीं है। लिए भी नहीं कभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती तो प्रोजेक्ट्स भी ले सकती थी कुछ, मैंने नहीं, मैं कभी कर ही नहीं। नहीं सकती। मैं उनके नाम पे तो, क्योंकि 1 रुपया भी तो मैं खर्च करती कहीं ना कहीं तो होता ही, मुझ पर मैं नहीं करती, वो नहीं मैं कर सकती थी। आज भी अगर मुझे कोई 1000 रुपये भेज रहा है तो मैं ऐसे कैसी किसी ना किसी बच्चे पे इन्वेस्ट करती हूँ, ऐसे कैसे, और उसको उस बच्चे का डिटेल भी भेजती हूँ कि ये बच्चा है, ये बच्चे। हाँ, आप चाहो इससे बात कर लो, मत करो। आपके पूरे जीवन के सफ़र में ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी हो रही। हाँ, बस मैंने खुद से, मैं ईमानदार रही। कि सोशल वर्क वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर वाकई में ईमानदारी हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं अपने प्रति ईमानदार रही, कि मैं कोई ऐसा काम, खुद को जवाबदेही माना मैंने, किसी को नहीं। लोग क्या कहेंगे मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा मैं क्या कहूँगी, अगर मैं ये कदम उठाती हूँ तो मैं क्या कहूँगी खुद को, कैसे अपना चेहरा शीशे में देखूँगी कभी, तो वो मैंने हमेशा सामने रखा। और एक, मैं इस दौड़ में भी नहीं दौड़ी कभी कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, इसमें नहीं दौड़ी मैं कभी। कोई लोगों को एतराज़ रहता है, भी आप इतना, आपका अखबारों में छपता है, मैं नहीं छपवाती। मुझे एक पत्रकार ये कह दे कि मैंने कभी किसी को लिख के दिया है कुछ, मैं नहीं कहती, कभी नहीं। हाँ, कभी भी नहीं, आज तक भी नहीं, आज तक भी नहीं। अब किसी, मैं ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं, बहुत जगह मतलब इतना सब हुआ है, पर मैंने कभी किसी को लिख के नहीं दिया एक शब्द भी, कभी भी, क्योंकि नेम फेम की तो कभी थी नहीं। और देखो ऊपर वाले का, आज करोड़ों लोग आपको हाँ, जानते देख रहे हैं। और ये भी नहीं कि अखबारों में छपा, अखबार भरे पड़े हैं मेरे सब में, पर मैंने कभी उनको ऐसे यूज़ नहीं किया कि मैं कहीं कहीं भेजूँ, देखो मेरा इतना काम है, इतना, कभी नहीं। अभी भी कोई पॉडकास्टर मांग लेता तो मैं किसी अखबार की कटिंग शटिंग देती हूँ, इतने में देती। हाँ, मीडिया आज भी मुझ पर उतना ही भरोसा जताता है, उतना ही साथ भी देता है, ऐसा नहीं है। चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय पीती हूँ। चाय। अगर आपको एक दिन के लिए एक्टर बन जाए आप, तो आप किसका रोल करना पसंद करोगे? अरे, मेरे एक देवर हैं, वो कहते हैं तुम शबाना आज़मी जैसी लगती हो भाई मुझे, तो वैसे मुझे शबाना आज़मी मेरी फेवरेट है।
मैं महाराज बनना चाहूँगी। ओके। आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा सीरियस मैसेज भेजती हो या फनी मेम्स? नहीं, मैं तो असल में ना सीरियस है ना फ़नी है। मैं स्पेशली समाज से जुड़े हुए और जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं ज़्यादातर उसी पे सवाल करती हूँ लोगों उसी से। पे। हाँ, ऐसे नहीं कि उठाया अखबार से कहीं से उठ पे भेज दिया अब तुम जानो, मैं तो सवाल पूछती हूँ। रेस्क्यू के बाद सबसे पहले आप पार्टी करती हो या सो जाते हो? सो जाती हूँ, गाड़ी में तो गाड़ी में भी सो जाती हूँ। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए हॉलिडे मिले तो आप क्या करेंगे? शॉपिंग, मूवी या सिर्फ? भाई मुझे एक तो शॉपिंग का पैंट में जाना बहुत पसंद है, मतलब पैंट में जाऊँगी मैं। पैंट जानती हैं? ना। लोकल बाज़ार। ओके। लोकल बाज़ार में घुस के औरतों के बीच में जाके ढूंढना सामान और गिर जाना उन पे कपड़ों पे, फिर पसंद लिया जा रहे हैं। लेना कुछ नहीं है, घूमना ज़रूर है बस, क्योंकि वो मेरा सबसे शक्ल है पसंदीदा, बस। आपके फ़ोन के सबसे फ़नी कॉन्टैक्ट नेम कौन सा है? जिसका आपने नाम रखा होगा कोई फ़नी सा? एक एक लड़की है, लड़की क्या मतलब ऐसे तो बहू है, हमने उसको लिख रखा जहर। वो गुस्सा रहता है उसे हमेशा। बचपन में आपकी सबसे बड़ी शरारत क्या थी? अरे शरारत हमारी क्या बताएं कि हमें हमारे भाई ने और कहा कि हमारे घर में मतलब हमारे गांव में हम घेर में नल लग रहा था। घेर समझते हैं जहाँ जानवर हैं और ये सब। तो नल लगा, नल की बहुत सारी रेत वेत निकली हुई थी, चिकनी मिट्टी निकलती है नीचे से। तो हमारे भाई ने कहा शिव जी बनेगी? तो मैंने कहा मैं तो लड़की हूँ। अरे चल लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, चल तुझे शिव जी बनाता हूँ। तो छोटे थे तो उसने बिल्कुल हमें लीप के पोत के चिकनी मिट्टी में बाल सारे ऊपर करके और शिव जी बना दिया। दिख रहा नहीं और छोड़ के चला गया। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हम बहुत चिल्ला रहे भैया कहाँ हो, भैया कहाँ, भैया नहीं सुन रहा हमारा। जाए कहाँ, जोड़ भी नहीं, पास में तालाब भी था, उसमें जाके नहा सकते थे, पर इतने छोटे थे कि गिर जाएंगे। तो भी तभी हमारे बड़े भाई जो हमसे मतलब मेरे छोटे, मैं और मेरा भाई छोटा, फिर एक बीच वाले जो भाई थे वो हाई स्कूल में फेल हो गए। तो पता लगा कि हमारे पापा जी उनको पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं, एक डंडा हाथ में है उनके और वो ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं मिल जाए तो आज बहुत मारूंगा। तो वो रुके और जैसे ही घेर में, उन्होंने सोचा घेर में छिप गया, तो देखा कि बच्चा कौन बैठा है, इसकी क्या हालत है, इसको तो मतलब शायद सांस भी आ रहा है कि नहीं, मिट्टी सूख रही है और बोलना चाह रही है तो मैं बोला भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने झांक झूंक के देखा, रहे किसका बच्चा है, किसका बालक है भाई देख क्यों। तो मैंने किसी तरह हाथ ऐसे करके बताने की कोशिश की तुम्हारे ही बालक को। उन्होंने झाड़ी झूड़ी मिट्टी, अरे ये तो हमारी लड़की है, अरे ये किसने कराया। तो वो भूल गए मेरे भैया को पीटना, छोटे भाई को याद रह गया उन्हें कि इसको पीटना आप, क्योंकि मेरा ख्याल करा। वो मेरा सबसे फनी मोमेंट है, क्योंकि बाद तक मुझे शादी वादियों में भी याद दिलाया जाता रहा, वो तो उस दिन मर जाती भाई कोई नहीं जाता। तो ये मेरा सबसे फनी मोमेंट है जो मुझे याद रहता है हमेशा। अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होती तो उनमें से कौन, मतलब आप? अरे मैं तो कार्टून ही हूँ। नहीं अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होती तो कौन होती? मैं खुद ही होती कार्टून, कोई दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, मैं खुद ही कार्टून हूँ। जैसे वो कौन है, सिंचैन वगैरह या ना मैं खुद में कार्टून हूँ। मेरे तो बच्चे ही मुझे कह देते हैं क्या कार्टून हो जैसी बात करती रहती। कभी आपको अपनी स्पीच सुनकर नींद आई है? ना, कभी नहीं। मैं औरों को भी नहीं सोने देती। ओके। अगर आपको अपने दोस्त के लिए एक फनी अवार्ड देना हो तो वो क्या होगा? मैं देती हूँ, अपनी एक दोस्त है मेरी, हर बार होली पर लिख के देती हूँ, मूर्खाधिराज। होली पे देती हूँ उनको ये अवार्ड। मेरी एक फ्रेंड है कादम्बरी कौशिक, उसको देती हूँ मैं हमेशा। रेस्क्यू के टाइम कभी आपको खुद को हंसने से रोकना पड़ा है? हाँ बहुत बार। एक बार मैं बहुत गंदी गाली दी और मैं भूल गई कि मेरे साथ जो आए थे बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति थे और पहली बार आ रहे थे किसी रेस्क्यू में। मैंने बिल्कुल माँ बहन की बहुत गंदी गालियाँ दी वहाँ। तो उन्होंने कहा तुलसी, जैसे उन्होंने जोर से कहा, तो मुझे एक पल तो लगा, फिर वो भी बड़ी तेज़ हंसी और मैं भी बहुत तेज़ हंसी। मैं काफ़ी देर तक हमें हंसी आती रही। तो उन्होंने कहा ये गलत बात है। मैंने कहा नहीं, ये तो आप सुनना मत, आज के बाद आना मत। तो है। अगर आपको एक फनी टाइटल देना हो अपने काम का तो वो क्या होगा? रेस्क्यू क्वीन या मिशन इम्पॉसिबल मैडम? नहीं ये फ़नी तो हो नहीं सकता, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं है, मिशन पॉसिबल मैं कहूँगी इसको। ओके। कभी आपने अपने काम की वजह से अपने दोस्त या परिवार को कभी रेस्क्यू मोड में डाला है? ना, कभी नहीं। बहुत दूर रखा, बहुत दूर। अगर आपके पास मैजिक वर्ड हो तो आप पहले किस चीज़ को रेस्क्यू करेंगी? भाई सारी मैजिक वर्ड अगर है तो मैं इस सारे ट्रैफिक या ना
लोगों का पास ना। गॉसिप? ना ना, गॉसिप भी नहीं मैं करूँगी। मैं लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहूँगी कि ये जो नया नया चला है ना, मेकअप और ब्रेकअप। मतलब ये है क्या? पहले आप किसी से प्यार करते हैं तो मेकअप है। अभी तो मेरा मेकअप हो गया उसके साथ, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। भाई मुझे तो मेकअप यही पता था कि यहाँ भी लगता है, वो भी नहीं लगाया कभी। अभी तुम जिंदगी के मेकअप करने लगे हो। मैं इसको बदलना चाहूँगी ज़रूर। अच्छा, इसको मेकअप और ब्रेकअप। ब्रेकअप को। ओके। अगर आपको लगता है अगर आप कॉमेडी शो में जाती हो तो लोग आपको सीरियसली समझते हैं या फनी? नहीं नहीं, मुझे सीरियस कोई नहीं लेता। मुझे तो कहीं भी कॉमेडी शो में क्यों, मुझे तो सीरियस जगह पे भी सीरियस नहीं लेता कोई। मैं तो वहाँ भी ऐसी हूँ। ओके। मैं सीरियस रहना नहीं चाहती असल, बस। कभी ऐसा हुआ कि रेस्क्यू करने गए और सामने वाले ने कहा मैडम हम ठीक हैं, आपको ही हेल्प चाहिए लगता है? नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं। आपके रेस्क्यू टीम में सबसे ज़्यादा कौन हमेशा लेट आता है? उसका नाम लूँगी तो वो घर जाके मेरे बाल नोच लेगा। ओके। अगर आप एक मूवी डायरेक्टर होती तो अपनी लाइफ का रेस्क्यू मिशन पर फिल्म का नाम क्या रखती? रोली। रोली। ओके। कभी किसी रेस्क्यू के टाइम ऐसा हुआ कि आपको खुद पुलिस समझ लिया गया? नहीं, पुलिस तो मुझे कभी नहीं समझा। उन्हें पता है कि मैं तो इनके बीच रोज़ बैठी रहूँ, पुलिस को इतना समय कहाँ है। रोज़ इनकी जान खाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, वो मुझे ये सोचते हैं कि ये पुलिस से भी नहीं डरती, इसलिए वो मुझसे थोड़ा सा भय खाती है। आप जब लड़कियों को रेस्क्यू करती हो तो उन्हें सबसे पहले चाय पिलाती हो या मोटिवेशन देती हो? मोटिवेशन की तो बात ही नहीं, मैं सीने से लगाती हूँ पूरे दिल से। और ये किसी भी बच्ची के लिए जो निकली, उसको सबसे पहली ज़रूरत होती है कि वो आपके आत्मसात हो सके आपके साथ। और फिर तो चाय पी, जो उसे खाना हो वो खाए, जो पीना है वो पिए, सब करती हूँ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज इतनी सारी गॉसिप करी हमने, पूरे 2 घंटे निकल गए और पता नहीं चला आपके साथ में बात करके। लगा अभी अभी हमने स्टार्ट किया इस कॉन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच। और भारत के सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, इस मिशन के प्रति, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके किसी मिशन पे और किसी चीज़ों के बारे में काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यही ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी कभी रेस्क्यू के टाइम में कभी किसी चीज़ की नीड होती है, चाहे टीम की हो, चाहे किसी धन की, आर्थिक चीज़ों की हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर इनको कांटेक्ट करें और उन्हें सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से भी और अपने साथ के रूप में भी। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इनका जो मिशन है, पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने एक सामाजिक काम को दे दिया है, उनके मिशन में इनका सपोर्ट करें। थैंक यू। और देखते रहे द कुसुम राणा शो, लेके आएंगे आपके लिए एक नई कहानी, नया जुनून और नया जज्बा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।